recording. તો મુદ્દો છે ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ કોન્ટેન્ટ फ्रॉम द टीचर्स टू द लर्नर, द रोल ऑफ द टीचर, शिक्षक से शिक्षार्थी तक सामग्री का आदान प्रदान, शिक्षक की भूमिका। तो हमारा जो आज का मुद्दा रहेगा, मुद्दे में क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीखना क्या। कल मैंने कहा था कि कल हमने टीचिंग के बारे में चर्चा कर ली थी। टीचिंग क्या होती है, TEACHING क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लिया था, सभी का फुल फॉर्म। और टीचिंग जो है वो आज के समय में टीचिंग, टीचर का रोल है एक फैसिलिटेटर। टीचिंग कौन करता है, तो जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, जो ज्यादा जानता है, थोड़ा ज्यादा जानता है, तो वो टीचिंग करता है। सिखाने वाला वो होता है जो सीखने वाले से थोड़ा ज्यादा जानता है, तो वो सिखाने वाला होता है, उसे टीचिंग कराना कहते हैं, वो टीचिंग कराता है। तो टीचिंग हमने कल टीचिंग के बारे में जान लिया था, तो थोड़ा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा समझ लिया था, तो उसके बारे में डिटेल आज चर्चा कर। आज हम चर्चा करेंगे दूसरा वाला जो पहलू है, जो सीखने वाला, वो सीखने वाला कैसे होता है। तो सीखने के बारे में चर्चा करेंगे, सीखना होता क्या एक्चुअल, कि जैसे आप लोग, मैं यहाँ से कुछ आपको सिखा रहा हूँ और आप लोग सीख रहे हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं, कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो उस माध्यम से सीखा जा सकता है। तो सीखना क्या है, साथ साथ में सीखने की विशेषता क्या है, क्या सीखना, कैसे, किसको कह सकते हैं, और कहाँ होगी सीखना कि उसे हम सीखना कह सकते हैं। इस जगह पे ऐसी घटनाएं हो रही है कि उसे हम सीखना कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा करेंगे कि शिक्षण अधिगम वातावरण क्या है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। कल हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी इस पर, आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। देन हम लास्ट में चर्चा करेंगे शिक्षक शिक्षार्थी तक सामग्री का लेन देन कैसे करेगा। शिक्षक जो है, शिक्षक से एक टीचर क्लास में जब अपने कंटेंट को डिलीवर करेगा तो वह कैसे करेगा, और वह लेन देन कैसे करेगा, बच्चों को कैसे सिखाएगा, क्या क्या चीजें ध्यान रखेगा, और कौन से पेज पे क्या करेगा, उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे अगर हैं तो उनको कैसे सिखाएगा, इन सब की चर्चा भी हम साथ साथ में करेंगे। उसके पॉइंट पॉइंट को लेकर के चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ में थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस के लिए कि जो हमने पढ़ा है उसमें से हमको कितना समझ में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यस हाँ, सर। ठीक। थोड़ा थोड़ा हाँ 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 ना ना कर दिया करिए, तो मुझे पता चले कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि खाली मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। आप लोग को आवाज कहीं कट पिट तो नहीं, एकदम क्लियर आ रही है ना मेरी तरफ से आवाज। यस सर, क्लियर आ रहा ठीक है। तो कल का वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और उसमें से अगर चाहिए होगा तो वहां से ले लीजिए। है। ओके हाँ, सर। वहां से हमने कर लिया तो वहां ले लीजिएगा, वैसे मैं किसी टीचर को शेयर कर दूंगा तो वो ले लीजिएगा। आज का भी मैं कर दूंगा, बट नोट्स आप लोग बनाते चलिए। चलिए, तो हम थोड़ा पीके के बारे में चर्चा करेंगे। पीके क्या है, कोई जानता है पीके क्या है? प्रीवियस वेरी नॉलेज। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रीवियस नॉलेज। तो पढ़ाने से पहले हमने क्या पढ़ाया हुआ, हमने क्या चर्चा करी उस पर तो थोड़ी मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं कल वाले में थोड़ी चर्चा कर लूंगी, मैंने कल क्या पढ़ाया था, मुझे थोड़ा इनसे हो गया। हालांकि थोड़ी मैंने वैशाली से पूछा तो वैशाली ने बता दिया, फिर भी चलिए। अब यहाँ बात है, कल हमने चर्चा करा था पेडागोजी के बारे में। पेडागोजी क्या है, पेडागोजी रिलेटेड विथ मतलब पेडागोजी जो है किससे संबंधित है। शिक्षण के संबंधी। वेरी गुड। पेडागोजी टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है, बहुत बढ़िया। तो पेडागोजी जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित है, बहुत सरस। अब कह रहा है टीचिंग इज डॉट 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 एंड डॉट डॉट, मतलब शिक्षण एक आछे અને બીજું પણ છે। શિક્ષણ એક તરીકે ઓળખાય છે ને પછી બીજા તરીકે પણ ઓળખાય છે। साइंस અને आर्ट। वेरी गुड, वाह, सरस। टीचिंग साइंस और आर्ट दोनों है। टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, टीचर प्ले अ वाइटल रोल। टीचर जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, कहाँ पर, घर में, सोसाइटी में, या फिर खेल के मैदान में, या फिर क्लास में। क्लास में। ક્લાસમાં તો ટીચર ક્લાસમાં બાળકમાં વ્યવહારના ઘડતર કરવા માટે એક સરસ ભૂમિકા, એક મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે। બહુ સરસ, તો ક્લાસરૂમ। હવે અહીંયા થોડું મેચિંગ છે, મેચ કરો, કયાથી કયા મેચ થશે।
ધ્યાનથી આ તમારા નોટબુક ઉપર લખો અને લખીને એને મેચ કરો. પ્લાન, ઇમ્પ્લિમેન્ટ, ઇવેલ્યુએટ, રિફ્લેક્ટ, આ 4 તબક્કાઓ છે ટીચિંગના. અને પછી એના એક્સપ્લેનેશન આપેલ છે, એને મેચ કરો. મેચ કરીને કહો કયાથી કયો, કયાથી કયો, કયાથી. થઈ ગયું वैशाली? हाँ सर. हो गया बेटा? सर पहले में चौथा आएगा. पहले में चौथा आएगा. चलिए दूसरा. अ, दूसरे में पहला. दूसरे में सॉरी, दूसरे में तीसरा. तीसरे में तीसरा. वेरी गुड. फिर तीसरे में दूसरा. तीसरे में दूसरा हो गया. और चौथे में पहला. हाँ वो तो सही बात है, एक ही बचा हुआ, चौथे में पहला. बहुत बढ़िया. तो पहला प्लान करते हैं, तो प्लान करते हैं. प्लान में क्या होगा कि विषय सामग्री के बारे में निर्णय. जब हम प्लान करेंगे तो कौन सा विषय पढ़ाना है उसके बारे में निर्णय. इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंट करने का मतलब कि जो हमारे पास सामग्री है उसको हम प्रस्तुत करेंगे, तो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण. इवेलुएट, मूल्यांकन करेंगे. मूल्यांकन तकनीकों का चयन करेंगे और साथ साथ में रिफ्लेक्ट करेंगे. सोचना, सोचेंगे तो बात करेंगे. तो ये हो गया हमारा कल का. तो कल के 4 जो स्टेजेस थे उस स्टेजेस के बारे में हमने थोड़ा जान लिया. बहुत बढ़िया. चलिए, तो ये थे उसके, यहाँ पे लिखा है ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का 1. चलिए बहुत बढ़िया. आगे बढ़ेंगे. हमें बहुत ध्यान से समझना है. यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सीखना. सीखना क्या है? वो सीखने पे चर्चा करनी. कह रहा है कि सीखना, लर्निंग. लर्निंग को हम हिंदी में कहते हैं अधिगम. अधिगम, सीखવું गुजराती में सीखવું कहते हैं. तो सीखવું, लर्निंग. लर्निंग का मतलब होता है आगे की ओर बढ़. अगर हमने कुछ सीख लिया तो हम पीछे रहेंगे, वहीं रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? तो ऑब्वियस है हम आगे बढ़ेंगे. अगर हमने कुछ सीख लिया, जैसे आपने सेमेस्टर फर्स्ट में कुछ सीख लिया था, सेमेस्टर सेकंड में कुछ सीख लिया था, सेमेस्टर थर्ड में कुछ सीख रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं. एक एक बंदा जिसने कुछ नहीं सीखा है और आप एक चीज सीख लिए तो आप उससे आगे बढ़ जाएंगे. जैसे मान लीजिए कि आप आपके घर में 2-3 लोग हैं. 2-3 लोग हैं और आप जो आपसे छोटा उससे आप 2 साल बड़े हैं. जो आपसे छोटा है उससे आप 2 साल बड़े हैं. और आप तीसरी कक्षा में हैं और वो बंदा अभी पहली कक्षा में है. तो आपने दूसरी, पहली और दूसरी कक्षाएं सीख ली, अब तीसरी में. तो आप उससे तो एक कदम आगे है ना. इसका मतलब है कि सीखने का मतलब होता है कि आगे की ओर बढ़ना. अब मनोविज्ञान में इसे सीखने के साथ साथ सिखाने की भी प्रक्रिया कहते हैं. मतलब जो सीखता है, ऐसा नहीं कि सीख करके बस अपने ही पास रख लेता है. सीखने के साथ साथ में सिखाता भी है. जैसे आपको कुछ आ गया तो ऐसा नहीं आप अपने पास ही रखें. ज्ञान को आप जितना लोगों को बांटेंगे. ज्ञान ही एक ऐसी चीज है कि जिसको बांटने से बढ़ती है. तो रुपया पैसा है, उसको आप किसी को बांट देंगे तो आपके पास घट जाएगा, नहीं नहीं रख बचेगा. बट ज्ञान, ज्ञान आप जितना किसी को बांटेंगे, जितना आप बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा. ये एक फैक्ट है. इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे. तो हम इसको सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो मनोविज्ञान में जैसा कहा गया कि ये सीखने के साथ साथ सिखाने की प्रक्रिया है, उसे केबी स्क्वायर कहते हैं. क्या कहते हैं? कल मैंने पूछा हुआ था, कल मैंने, याद है नहीं आप लोगों को कहा हुआ था केबी स्क्वायर के बारे में चर्चा करें. याद है कि नहीं कल? हेलो. यस. हाँ हाँ. सर, तो बताया के बी था. स्क्वायर, के में एक है, के गुड़े बी, के बी स्क्वायर. तो के को कहेंगे, के मतलब के फॉर नॉलेज, बी फॉर बिहेवियर और बी फॉर बिलीव. के फॉर नॉलेज मतलब नॉलेज, ज्ञान. अब इन सभी में परिवर्तन करना है. इन सभी में क्या है? नीचे लिखा हुआ चेंज इन. चेंज करना है. अब के बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर और चेंज इन बिलीव. तो हम ज्ञान में बदलाव करेंगे. अगर हमें लर्निंग हो रही है, क्या हो रही है? लर्निंग. अगर हमारे पास लर्निंग हो रही है तो उस लर्निंग से हम करेंगे क्या?
उस लर्निंग में हमारा केबी स्क्वायर घटित होगा, मतलब केबी स्क्वायर हमारा हैपनिंग होगा, देयर विल हैपनिंग ऑफ केबी स्क्वायर। तो केबी स्क्वायर, जब केबी स्क्वायर घटित होगा तो उस केबी स्क्वायर में हम कहेंगे कि बदलाव हो रहा है, देयर इज ए चेंज इन बिहेवियर। तो हमारे व्यवहार में क्या, વ્યવહારમાં અમારા પરિવર્તન થાય છે, બદલાવ થાય છે। બદલાવ કેવી રીતે થાય છે? તો પહેલા તો જ્ઞાનમાં બદલાવ થાય છે। काले मैं सीख रहा हूँ, कल मैंने सिखाया, आपको बताया कि टीचिंग क्या होती है। तो टीचिंग में हमने आपको टीचिंग के कुछ, टीचिंग में कुल कितने लेटर है? 8। 8 लेटर है। टीचिंग में कुल 8 लेटर है। तो 8 लेटर जैसे ही मैंने आपको कल बताया था, आज आपके दिमाग में आ गया। जैसे मैंने कल कहा था कि आपके जो है वो टीचिंग के कितने चरण है, आपको आ गया। टीचिंग का वातावरण कैसा, आपको आ गया। टीचिंग क्यों करनी है, कौन कराता है, आपको आ गया। तो ये सब चीजें आपने सीख ली, तो आपके ज्ञान में क्या हुआ, बदलाव हुआ। आप ये जानते हैं कि कल मैंने कहा था सीआरआर, तो सीआरआर किससे संबंधित है? ये रजिस्टर। हाँ, आरसीआई में रजिस्ट्रेशन। तो आरसीआई में रजिस्ट्रेशन वो सेंट्रल रिलिब्रेशन रजिस्टर है। तो आपको ये भी आ गया, तो आपके ज्ञान में क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो जैसे ही मैंने कल का एक लेक्चर लिया तो आपके ज्ञान में बदलाव हुआ। जैसे मैं आज का लेक्चर ले रहा हूं, तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ा ज्ञान में आपके बदलाव होगा। तो इसे कहते हैं लर्निंग। जब आप आज आपने सीख लिया तो आपको लर्निंग हो गई। जैसे किसी ने कहा कि चलो आज हम मान लो कि वैशाली है और वैशाली को ढोकला नहीं बनाने आता है। तो आप लोगों से कहा कि बहनों थोड़ું મને ઢોકલા બનાવવાનું શીખવાડો ને, થોડું મને ખંભાળ બનાવવાનું શીખવાડો ने, थेपला बनाना सिखाओ ने। तो आप लोगों ने इनको थेपला और खमन और ढोकला बनाना सिखा दिया। तो इन्होंने सीख लिया। अब इन्होंने जब सीख लिया तो आगे जाकर इसका उपयोग करेंगे। अब वैशाली यहाँ पे नहीं थी, जब यहाँ नहीं आई थी, तो इसको गरबा करने नहीं आता था। अभी इसने गरबा का एक एक कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम अटेंड कर लिया, इसको गरबा करने आ गया होगा। आता है कि नहीं वैशाली तुम्हें? हाँ सर। आता है। तो जब तुम थी वहां, कहाँ तुम जोधपुर से हो, कहाँ से हो? पाली। पाली से। तो थी वहां तो आता था गरबा करने? नहीं। देखो, इसको नहीं आता था, बड़ी जैसे ही 1 साल 2 साल इन बहनों के साथ में रही, इसको आ गया। तो इसके क्या हुआ, इसके ज्ञान में बदलाव, कैसे करते हैं वो सब इसको आ गया। इसको कहते हैं नॉलेज। नॉलेज में परिवर्तन के मतलब नॉलेज, नॉलेज में परिवर्तन, चेंज इन नॉलेज। तो हो गया चेंज इन नॉलेज। दूसरा, चेंज इन बिहेवियर। पहले ही अब आज आप टीचर बन जाएंगे। टीचर जब नहीं, टीचर की ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे, उसके पहले आपको नहीं पता था कि बच्चों के साथ में कैसे बात करनी है और टीचर्स के साथ में कैसे बात करनी है, एक टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो सब आपको नहीं पता था। बट जैसे ही आप, तब आप एग्रेसिव थे, कुछ भी कर लेते थे, कुछ भी पहन करके कहीं भी निकल जाते थे। बट जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं पहन सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप वही कर सकते हैं जो समाज में वह मतलब ग्राह्य हो, समाज में एक्सेप्टेबल हो, आप वही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो सारे गुण आपने आपके अंदर में आपने अडॉप्ट कर लिए। तो आपके अंदर में व्यवहार में परिवर्तन हो। आपने वो सीख लिया। जैसे किसी के, आपको नहीं पता था जब पहले, तो जिग्निया बेन के ऑफिस में आप ऐसे ही चल धड़ 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 गए और जिग्निया बेन के ऑफिस को घुस गए। जिग्निया बेन अवाक होकर के देख रही है, क्या हो रहा है भाई? मैं अंदर बैठी हूँ, तो कम से कम दरवाजा खोलने से पहले एक बार पूछो तो कि हाँ मैं आई कम इन मैम। तो आप इसके पहले जब आपको पता नहीं था तो आप धड़ 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 गए और दरवाजा खोल करके अंदर घुस गए, घुसी गया अंदर। अब जिग्ना मैंने पूछे कि हाँ हूँ छे भाई, શું છે? તો કાંઈ નહીં મેમ, તમને મળવા આવ્યું। તો અરે તો એક વાર પૂછવું હોય ને। અચ્છા પૂછવાનું પણ હોય, હા, અંદર આવવાથી પહેલા પહેલા પૂછવું। ओके। तो अब आप पूछने लगे। जैसे ही आपको अंदर जाना है, तो आपने अंदर जाने से पहले आपने बेल बजाई, या फिर आपने थोड़ा सा अंदर झांक करके कहा, मैं कमिन मैम, मैम આવી શકું? तो जैसे ही मैम ने कहा, मैम ने अगर परमिशन दी कि हाँ हाँ ठीक ठीक आओ आओ, सुबह अच्छे बहन, तो तो आप अंदर गए और आपने बात कहा। ये क्या है, ये आपके अंदर में व्यवहार में परिवर्तन हो गया। पहले आप ऐसे ही चले जा रहे थे, बट अब आप पूछ करके जा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन में अभी देखिए बहनें हैं, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते जब बात कर लेती हैं, बात करने के बाद जैसे उनको बात कर, मैं बोलता हूँ कि अच्छा आप लोग बताइए, तो आप अपना माइक को ऑन करते हैं, माइक ऑन करके फिर मेरे को बताते हैं।
ऐसा नहीं कि माइक ऑन है तो माइक ऑन ही रहेगी। आप जानते हैं कि माइक ऑन रहेगी तो पीछे वाली आवाज आएगी, तो सर को हो सकता है डिस्टर्ब। जो पढ़ा रहा है, जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, उसको हो सकता है डिस्टर्ब। आपको पहले नहीं पता था, आप माइक को ऑन करते थे, आपको 2 बार 3 बार लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऑनलाइन में सिस्टम ये होता है कि जब आप कहीं आप बात कर रहे हैं किसी से, तो जब आपका टर्न आए तब आप माइक को ऑन करिए, और माइक को ऑन करते जब आपका टर्न खत्म हो जाए तो माइक को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। ये ये कुछ नियम थे। ये नियम आपने जान लिए तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कि रोड पे जा रहे हैं, रोड पे रेड लाइट, ब्लू लाइट और येलो लाइट, 3 लाइट चल रही है। 3 लाइट है, और जैसे ही रेड लाइट जली तो आपने अपनी गाड़ी को रोक दी। पहले नहीं रोकी थी और आप धड़ल्ले से चले जा रहे थे, पर जैसे ही 2 लोगों ने आपको कहा नहीं नहीं, रेड लाइट होती है तो रुक जाते हैं, तो आपने, आपको पनिश बार एक बार किसी ने पनिश किया या फिर एक बार आपको किसी ने समझाया, तो आप जब दूसरी बार आप रोड पे जा रहे हैं, जैसे रेड लाइट हो रही है आप रुक जा रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइट हो रही है, लाइट हो रही है, आप चलने लग रहे हैं। ये सब चीजें क्या है? आपने समाज के, आपने क्लासरूम के, आपने अपने वातावरण के चीजों को जैसे जैसे धीरे धीरे अपने अंदर में ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर में प्रवाहित किया, और उसी के बाद आपने अपने रिएक्शन में उसको बदलाव कर दिया, आपने अपने व्यवहार में उसको बदलाव कर दिया। तो इसे कहते हैं चेंज इन बिहेवियर। तो एक तो हो गया, जैसे ही आपने कहीं से ज्ञान लिया, तो ज्ञान लिया तो आपके ज्ञान में बदलाव हो गया। पहले वो ज्ञान नहीं था, पहले ये आपको नहीं आता था, अब ये आपको आने लगे। जैसे पहले क बनाने नहीं आता था, आपको क बनाने आने लगा। जैसे आपको ढोकला बनाने नहीं आता था, आपको ढोकला बनाने आ गया, तो आपके ज्ञान में बदलाव हुआ। आपको गरबा करने नहीं आता था, आप गरबा करने आ गया। आपको लेसन प्लान बनाने नहीं आता था, आपको लेसन प्लान बनाने आ गया। अब बच्चों के साथ में, पहले पेरेंट्स के साथ में कैसे बात करनी आपको नहीं आता था, अब आपने ज्ञान ले लिया, आपको आ गया। अब आ गया तो आपने उस चीज को, सेम वही चीज नहीं कर रहे हो, आप जो ज्ञान लिया आपने, उस ज्ञान के हिसाब से आप काम कर रहे हो, मतलब कि आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है। तो ज्ञान मतलब, बी का मतलब होता है बिहेवियर, बिहेवियर में बदलाव। अब बात करेंगे बिलीव। बिलीव जैसे ही, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो हमें देखते हैं कि जब मैं बात करता हूं तो साइन मेरे अंदर आ जाती है। मैं जब बात करता हूं तो मेरे अंदर साइन आ जाती है। साइन क्यों आ जाती है? कि मैंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल तक मैंने साइन डे बच्चों के साथ में काम किया, तो साइन ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो ये मैं साइन में मेरा बिलीव हो गया, मैं उस साइन में बिलीव, मेरे ज्ञान और व्यवहार में ज्ञान इतना परिपक्व हो गया है, व्यवहार इतना कई बार रिपीट हो गया है कि मैं उस व्यवहार का हैबिचुअल हो गया, तो मेरे बिलीव में आ गया, वो मेरे बिलीफ में आ गया। जैसे मैं बिलीफ की बात करूं, मान लीजिए हिंदू सनातनी धर्म के हैं, मुस्लिम लोग हैं, सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं। आप देखते होंगे कि जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं तो आप हाथ जोड़ करके पूजा करते हैं। जैसे ही मुस्लिम लोग जाते हैं मस्जिद में तो वहां बैठ करके वो नमाज अदा करते हैं। वो शुरू से ही, बचपन से ही, जैसे वो अपने मम्मी पापा के साथ में, पूर्वजों के साथ में गए, तो वैसे वो धर्म को, उस धर्म में वो बिलीव करने लगे, उस ज्ञान में वो बिलीव करने लगे। वो समझ गए कि नहीं, ये एक बार 2 बार नहीं, इसको कई बार कई लोगों ने सत्यापित किया है, इस ज्ञान को, इस बिहेवियर को बहुत सारे लोगों ने सत्यापित किया है, तो आपको बिलीव हो गया। जैसे एक और एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि मैं कह रहा था कि वो 3 लाइट्स हैं, रेड लाइट, ब्लू लाइट और येलो लाइट। तो जैसे ही आपको किसी ने कहा कि भाई रेड लाइट जलती है तो रुक जाना होता है, ग्रीन लाइट लाइट जलती है तो चलना होता है, और जैसे येलो लाइट जलती है तो आपको चलने के लिए तैयार होना। तो आप, रेड लाइट जली आप रुक गए, जैसे येलो लाइट जली आप चलने के लिए तैयार हुए, और ग्रीन लाइट हुई आपने एक्सीलेटर बढ़ाया और चल दिए। आप एक जगह, एक चौराहे पर, एक सिग्नल पर, दूसरे सिग्नल पर, तीसरे सिग्नल पर, भावनगर में, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, जहां जहां गए, पाली में गए, जहां जहां गए, यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो यही सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो आपको उस सिस्टम में विश्वास हो गया कि भाई रेड लाइट का मतलब ये होता है, ग्रीन लाइट का मतलब होता है, और येलो लाइट का मतलब ये होता है। ये सार्वभौमिक है, तो आपको उस सिग्नल के बारे में बिलीव हो गया कि नहीं, यही चीज फॉलो होता है। जैसे सरवाड़ा क्या होता है, बाद बाकी क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, आपको ये चीज, आपको जब शुरू में समझाया गया, और ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, ये ज्ञान हर जगह अप्लाई हो रहा है। और जब उस ज्ञान को आप बिहेवियर, अपने व्यवहार के रूप में बदलाव कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको बिलीव हो गया, विश्वास हो गया, नहीं नहीं, यही तो ज्ञान है, ये तो सही है, हमारे, मैंने कोई गलती नहीं करी और लोग स्वीकार कर रहे हैं, मतलब ये सही से जा रहा है, तो उसे कहते हैं बिलीव। तो ज्ञान, व्यवहार और बिलीव इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ज्ञान लेते हैं, हमारे पास जो ज्ञान नहीं होता उस ज्ञान को हम लेते हैं, और उस ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं बिहेवियर। और वो बिहेवियर कई बार हम करते हैं, और कई बार लोगों के द्वारा जो स्वीकार हो जाता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है, तो बन जाता है बिलीव। तो
लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिलीफ और चेंज इन बिहेवियर। मतलब लर्निंग का मतलब कि चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर और चेंज इन बिलीफ। आगे समझ में? यस सर। ચાલો તો એક એક એક્ઝામ્પલ મને કહો તો પછી હું આગળ ચાલું. એક એક્ઝામ્પલ લ્યો, જે એક્ઝામ્પલમાં નોલેજ પણ આવી જાય, બિહેવિયર પણ આવી જાય અને બિલીફ પણ આવી જાય. બંને બે માઇકથી તમે લોકો જોડાયેલા છો ને, તો ઈ મને કહો તો ઈ સમજીને આગળ વધો. ચાલો, કોણ કહેશે પહેલા? અંજુબેન. બોલો. ચાલો ત્યાર સુધી વૈશાલી બોલો. सर जैसे मेरे को 1.5 साल हो गया यहाँ पर ही। एक ही जगह इसलिए इको हो रहा है. एक लोग बंद कर दो तो चलेगा. हाँ बोलो. हाँ, हाँ. वो जैसे 1.5 साल हो गया है। पहले मैं हिंदी बोलती थी, लेकिन फिर यहाँ पर आई और यहाँ के कल्चर के, यहाँ की लैंग्वेज के बारे में मैंने जाना, तो वो मुझे नॉलेज हुआ। गुड. फिर यहाँ के कल्चर के हिसाब से, यहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन आया, बिहेवियर में चेंजेस आए। वेरी गुड. जैसे कि यहाँ पर लोग सबसे घुल मिलकर और अच्छे से बात करते हैं, मीठा बात करते हैं, तो वैसी अलग अलग बातें आने लगी। फिर वेरी लास्ट में बिहेवियर में, तो अभी 1.5 साल हो गया है, तो अभी बोलते बोलते लैंग्वेज में गुजराती अपने आप आ ही जाती है। आई जाती है. तो वो एक हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे चेंजेस में, हमारे बिहेवियर में सब रिफ्लेक्ट होता ऐसे है. चेंज हो गया है। हम्म. हाँ। गुड. फिर बिलीव, वो मतलब वो हमारे अब जैसे ही करते हैं वो हमारे अंदर आ ही जाता है, तो बिलीव में. ठीक है. हाँ। ठीक है. तो हाँ, સરસ. તો હજી કોઈ કહેશે? અંજુ કઈ કહેવાનો છો કે આગળ વધુ? સર એક એક્ઝામ્પલ હું આપું તો જ્યારે અમે લોકો અહીંયા ભાવનગરમાં આવ્યા ત્યારે આ જે કઈ સ્પેશિયલ બાળકો હતા એના વિશેની અમને કઈ એટલી બધી માહિતી નહોતી કે આ બાળકોને કઈ રીતે કેવી રીતે એ લોકો જમતા હશે, કઈ રીતે એ લોકો ભણતા હશે, કઈ રીતે ટ્રાવેલ કરતા હશે. પણ જ્યારે બરોબર. અહીંયા આવ્યા થોડોક ટાઈમ રહ્યા, બધું સામે જોયું તો થોડું ઘણું જે નોલેજ મળ્યું. પછી એ નોલેજ અમે લોકો એના સાથે કામ કરવા લાગ્યા ત્યારે અમને અનુભવ થયો કે નહીં, આ વ્યક્તિ સાથે કામ કરવું ખૂબ કઈ રીતે કામ કરવું છે ને એ બધું. ને પછી એમાં જે એ લોકોને જોઈને અમારામાં જે બદલાવ આવ્યો કે આ લોકોને કંઈક શીખડાવીએ તો એ લોકોની લાઈફમાં પણ એ લોકો આગળ વધી શકે છે. તો એક બહુ સરસ. પ્રકારનું એક બિલીવ આવે છે કે બહુ સરસ. બહુ સરસ. એકદમ સરસ. એટલે મેં જે તમને લોકોને બતાવવા માંગતો હતો એ એકદમ સારી રીતે તમે લોકો સમજી ગયા. સરસ. તો એકદમ સરસ. તો નોલેજ એટલે લર્નિંગ એટલે કેબી સ્ક્વેર. કોઈ પૂછે લર્નિંગ એટલે તો કહેવાનું કેબી સ્ક્વેર. અચ્છા, એ કેબી સ્ક્વેર શું હોય છે ભાઈ? આ તમને નથી ખબર કેબી સ્ક્વેર? એ બાપા, હું ગાંડા છો, તમે નથી ખબર? આ કેબી સ્ક્વેર એટલે ચેન્જ ઇન નોલેજ, ચેન્જ ઇન બિહેવિયર, ચેન્જ ઇન બિલીફ. હલ્યો, આવું નવું કહું હો. આ તો નવો, આ જ નવો છે. આ તમને કાંઈ ખ્યાલ નથી. આ નોલેજમાં બદલાવ, આ વ્યવહારમાં બદલાવ અને બિલીફમાં બદલાવ, એને તો કહેવાય લર્નિંગ. એને તો કહેવાય શીખવું. સમજી ગયા? તો એ જ રીતે, હા, સર એ જ રીતે તો લર્નિંગ વિશે તમે કહી શકો. હાલો આપણે આગળ વધીએ. સરસ. તો આગળ જઈએ. આગળમાં આપણે શીખવાના છે. શું શીખવાના છે એમાં? તો નહીં, પાછળ. હવે લર્નિંગની વિશેષતા શું છે એની વિશે આપણે થોડી સમજીએ. લર્નિંગ જે છે, લર્નિંગની શું વિશેષતા છે એના વિશે આપણે સમજીએ. તો લર્નિંગ કહે છે અધિગમ, વિકાસ છે, ગ્રોથ. જેમ આપણે
આપણે ₹1 બેંકમાં નાખીએ, ₹2 બેંકમાં નાખીએ, ₹3 બેંકમાં નાખીએ, કાં તો આપણે પાસે એક રૂપિયા આપણે પીજી બેંકમાં નાખીએ, તો પીજી બેંકમાં ધીરે 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 પીજી બેંક વધતો જાય છે, તો આમાં ગ્રોથ થાય છે. એવી રીતે લર્નિંગ પણ ગ્રોથ થાય છે. પહેલા નાના હતા, 1 મહિનાના છોકરાઓ 1 મહિનાના હોય, 2 મહિનાના હોય, 3 મહિનાના હોય, નાનો હોય, એનું અંગ નાનો હોય, એનું જે શરીરનું ભાગ છે એ બધું નાનો નાનો હોય. પણ જેમ જેમ એ ખાતા પીતા જાય છે, જેમ જેમ વાતાવરણમાં રહેતા જાય છે, જેમ જેમ એને પોષણ મળતું જાય છે, અને જેમ જેમ એની ઉંમર દિવસ જેમ જેમ વધતો જાય છે, તેમ તેમ એનામાં ગ્રોથ થતું જાય છે. એના હાડકાઓ વધતો જાય છે, એની મસલ્સ વધતો જાય છે, મજબૂત થતું જાય છે, એ ભાષા બોલવા માંડે છે, એ લોકો સાથે હળીમળીને રહેવા માંડે છે. તો એ બધું ગ્રોથ હોય છે. જેમ આમાં ગ્રોથ હોય છે, એવી રીતે લર્નિંગમાં પણ ગ્રોથ હોય છે. લર્નિંગ સતત આપણે કાંઈક ને કાંઈક શીખતા રહીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ તરીકે કહું, બાળક જ્યારે નાના હોય છે, તો જ્યારે હાવ નાના હોય છે, તો એને 1 વર્ષના હોય, તો ઈ રમતા 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 એટલે ઈ એના ઘૂંટણ ઉપર રેંગતા રેંગતા ઈ તમારી પાસે આવે. ધારો કે તમે કાં તો એની માં છે, ઈ સબ્જી જે છે એ સબ્જી કાટે છે, તો ઈ ત્યાં મિરચી છે, અને નાના બાળકોને ઈ આદત હોય છે કે કોઈ વસ્તુ હોય મોંમાં નાખી લેવા. તો ઈ એક મિરચીને પણ ઈ મોંમાં નાખી લીધું એને. હવે મોંમાં જેમ નાખ્યો તરત જ, હવે મિરચી તો તીખી, હવે તીખી મિરચી, એનું મોં જે છે હાવ એકદમ થઈ ગયું. આ બોલો, આ તો બાળક જે છે હાવ એ રોવા માંડ્યું. હવે ભાઈ હાવ શું થઈ ગયું? મમ્મી પણ હેરાન, મમ્મી પણ પરેશાન. હાલો હું કરું? બાળક તો આ મિરચી ખાઈ લીધું, હવે શું કરું? તો મિરચીના પ્રભાવ ધીરે 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 પહેલા રોવા માંડ્યું, પછી થોડુંક મમ્મીએ સ્તનપાન કરાવ્યું, થોડુંક એનું મોં ગળું કરાવ્યું, તો એનું જે થોડુંક મિરચીના જે પ્રભાવ ધીરે ધીરે ઓછો થયો. હવે ઈ બાળક ફરી જેમ કઈ મિરચી દેખાયું, તો મિરચી હવે ઈ ખાવાથી મમ્મી કહે, હાલો આ ખાવાનું છે? ના ના, આ મારે નથી ખાવું. એને ખ્યાલ આવી ગયું આ મિરચી ખાવા યોગ્ય વસ્તુ નથી. એવી રીતે કોઈ પણ જગ્યા કોઈ ગરમ વસ્તુ છે, ગરમ હશે, એને ખ્યાલ કે બધી જ વસ્તુઓને પકડવાનું. નાના બાળકને એવું હોય કે બધી વસ્તુ પકડીને મારી પાસે રાખી લે, તો વસ્તુને પકડી અને જેમ, તો હાથ તો એનું જલી ગયું. હવે હાથ જેમ એનું જે હાથ જલ્યું, હવે એને ખ્યાલ આવી ગયું ભાઈ આવું વસ્તુ જે છે ને, બધી જ વસ્તુઓને છૂવાનું નહીં. એ બધું ખ્યાલ આવ્યો. પણ જેમ 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 આગળ વધ્યું એને દરેક વસ્તુથી પરિચિત થતો ગયો, અને પરિચિત થતો ગયો એને ખ્યાલ આવતો. વૈશાલી જ્યારે નાની હતી 1 વર્ષની, તો એને બીજા પ્રકારના જ્ઞાન આવ્યું. 2 વર્ષની થઈ, બીજા ધોરણમાં આવ્યું, તો બીજા પ્રકારના જ્ઞાન આવ્યું. ત્રીજા ધોરણમાં, ચોથા ધોરણમાં, ફર્સ્ટ યરમાં, સેકન્ડ યરમાં, ઈ પાલીમાં રહેતી હતી, પછી હવે ભાવનગરમાં આવી, તો ભાવનગરમાં પણ નવી નવી વસ્તુ એને શીખી. હવે તો અહીંયા ટ્રેનિંગ લે છે, પછી ટ્રેનિંગ કર્યા પછી કઈ જોબમાં જશે જ્યારે, તો જોબમાં ત્યાં જોબના કલ્ચર અલગ જ હશે. જોબમાં બધા એને જેમ અહીંયા ટીચરો આવે છે સીપી સ્કૂલમાં, તો ટીચરોને બધું જ કામ કરવું પડે છે. ત્યાં એ અલગ પ્રકારના એક્સપિરિયન્સ રહેશે. તો ત્યાં જશે તો અલગ પ્રકારના એક્સપિરિયન્સ મળશે. હવે તો ત્યારે પરણી નથી, જ્યારે પરણીને એ બીજાના ઘરે જશે, તો ત્યાં એ અલગ જ માહોલ રહેશે, ત્યાં પણ લર્નિંગ આવશે. હવે પરણીને પછી પરણીને 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, હવે પછી એ જ્યારે કોઈ બાળક જ્યારે આવશે, તો બાળક આવશે તો બાળકની કેવી રીતે સાચવું કરવું, એનું અલગ જ એક્સપિરિયન્સ આવશે. તો જેમ જેમ સતત વ્યક્તિઓ આગળ વધે છે, તેમ તેમ એને લર્નિંગ હોય છે, લર્નિંગ થતું જાય છે. એટલે લર્નિંગ ઇઝ અ ગ્રોથ. લર્નિંગ એક વિકાસ છે. લર્નિંગમાં સતત વિકાસ થતું જાય છે, અને લર્નિંગને કહેવાય છે કે લર્નિંગ ઇઝ અ લાઈફ લોંગ પ્રોસેસ. ઈ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, જીવન પર્યંત ચાલતી પ્રક્રિયા છે લર્નિંગ. સમજાઈ ગયા? યસ સર. સરસ. હવે આગળની પ્રક્રિયા છે, વાત કહે છે લર્નિંગ અધિગમ સમાયોજન. લર્નિંગ ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ. જ્યારે તમે એડજસ્ટમેન્ટ કરી લીધા, તમને લર્નિંગ થઈ ગઈ. ધારો કે તુફાન આવે છે, પવન બહુ તેજ ચાલે છે, એક તરફથી પૂરબથી પશ્ચિમ સાઈડમાં હવા પવન બહુ તેજ ચાલે છે, અને તમે પશ્ચિમથી પૂર્વ સાઈડમાં આવો છો. હવે પવન તમને જવા નથી દેતા, તમે થોડું ખમી ગયા કે વરસાદ છે, વરસાદ આવે છે, અને વરસાદમાં તમે વરસાદની સાથે સાથે રહેશો તો ભીની જશો. હવે વરસાદ બહુ લાંબા સમય સુધી તો ચાલવાની નથી, તો વરસાદને તમે થોડી રાહ જોયા, વરસાદ થમી ગઈ, વહી ગઈ, તો તમે
ભીગ્યા પણ નહીં અને તમારું કામ પણ થઈ ગયું. તો ત્યાંથી તમે આ વાતાવરણથી તમે સમાયોજન કરી લીધા અને તમને ખ્યાલ આવી ગયું ભાઈ જો આ એની સાથે સાથે માથાકૂટ કરશું તો આપણું જ નુકસાન થવાના છે. માથાકૂટ નહીં કરવાના. જ્યારે કોઈ બોલે છે હું બંધ કરી લેવાના, જવા દેવાના. અરે કૂતરો ભોંકે છે તો કૂતરો ભોંકે છે એનું કામ જ છે ભોંકવાનું, તો જવા દો, ભોંકે છે ભોંકવા દો. હવે આપણે થોડું શાંત એટલે એને એના તરફ ધ્યાન જ નહીં રાખવાના, આપણે ચાલતા જવાના. તો તમે શીખી ગયા. હવે કૂતરો એ જે છે ભોંકે છે અને તમે ત્યાં ડરી ગયા, ખમી ગયા. હવે કૂતરો તમને જોયા, અરે ભાઈ આ તો બહેન તો ડરે છે, હાલો હજી ભો 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 કરો, તો એ ચાલવાના છે. એટલે કે લર્નિંગ દરેક જગ્યા તમે એક પરિસ્થિતિથી બીજી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે ના સમજ હતા, લર્નિંગ ન હતી, હવે તમને લર્નિંગ થાય છે તો લર્નિંગ ત્યારે જ થશે જ્યારે તમે લર્નિંગ માટે તૈયાર થશો, શીખવા માટે તૈયાર થશો, એડજસ્ટ કરવા માટે તૈયાર થશો, તો જ તમને લર્નિંગ થશે. तो लर्निंग एक समायोजन है, अधिगम एक समायोजन है. આગળ અધિગમ અનુભવો કા સંગઠન. અનુભવ સતત અનુભવ થયો. એક વાર મિર્ચી એને લાગ્યું કે અત્યારે મિર્ચી છે, એ બાળકની વાત કરું, મિર્ચી છે, એક વાર એને મિર્ચી ખાઈ લીધી. હવે એને મનમાં આવ્યું કે કદાચ આ મિર્ચીમાં કઈ હશે તો એ તીખી હશે, હાલો કઈ બીજી ખાવું. બીજી વાર ખાધી. હવે ફરીવાર એને જે મોડું છે તીખું થઈ ગયું. ત્રીજી વાર ખાધું, પછી એનું મોડું તીખું થઈ ગયું. હવે ફરી ત્રીજા પછી ચોથી વારી નો જ ખાય. હવે નો જ ખાય. કેમ નો ખાય ભાઈ? કેમ કે એને એક વાર જોયું, બે વાર જોયું, 3 વાર જોયું. હવે તો એને ખ્યાલ જ આવી ગયું ભાઈ આ વસ્તુ ખાવા યોગ્ય નથી. એમ લોકો કહે છે કે बिल्ली એટલે એને लोग कहते ना कैसे कहते एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. ऐसे एक कहावत है ना? जानते हो कि नहीं आप लोग? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता. दूध का जला मतलब કે એક બિલ્લી છે એ ગરમ દૂધ, બિલ્લીને દૂધ પીવાનું આદત હોય છે, એટલે એનું એક આહાર જ છે, એ જ ખાય છે. તો બિલ્લીએ દૂધ પી લીધી અને દૂધ પીવાની એની આદત હતી. હવે દૂધ ગરમ કર્યું, એને લાગ્યું કે દૂધ છે હાલો પી લઈએ, પણ દૂધમાંથી ગરમ છે એ ભાપ નથી આવતી. એને લાગ્યું કે દૂધ છે, પણ એને જ્યારે મોંમાં નાખ્યું, એને જ્યારે જીભ નાખ્યું ત્યારે એની જીભ જલી ગઈ. એટલે હવે શું? હવે ઈ તો પરેશાન, હા શું થયું, હાલો, અરે શું થયું? હવે બિલ્લી હેરાન પરેશાન, અહીંયા જાય છે, ત્યાં જાય છે, આગળ જાય છે, પાછળ જાય છે, બધી જગ્યા ફરે છે, એને કઈ ચેન નથી પડતો. હવે ફરીવાર માંડ તો રિલેક્સ થઈ. હવે આ જીભ જે છે આ 2 દિવસ 3 દિવસ એને કઈ સ્વાદ જ નથી આવતો. બધું જ ખાય છે, કઈ સ્વાદ જ નથી આવતો. એકદમ એકદમ જે ચૂહા છે, ચૂહા એકદમ સરસ મજાના ચૂહા છે, ખાઈ પણ તો પણ એને સ્વાદ નથી. કેમ? એની જીભ જલી ગઈ હતી. તો હવે ફરીવાર ઈ છાછ જે છે ને, છાછ પણ સફેદ દેખાય છે. હવે છાછને પડી ફૂંક ફૂંકીને પીએ છે. ફૂંકીને પીએ છે. કેમ પીએ છે ભાઈ? એને લાગે છે કદાચ ઈ દૂધ હશે ભાઈ, દૂધ હશે, કદાચ ઈ પણ ચડતું હશે. એટલે ઈ શું છે? ઈ અનુભવોના સંગઠન છે. લર્નિંગ આપણે એક બાર પ્રયોગ કરીએ, 2 બાર પ્રયોગ કરીએ, 3 બાર પ્રયોગ કરીએ, પણ આપણે પ્રયોગ કરતા કરતા આવડી જાય છે કે ના ઈ જ આપણે છે. સાયકલ જ્યારે આપણે પહેલી વાર સાયકલ આપણે ચલાવતા હતા ત્યારે આપણે શું હતું? સાયકલમાં પહેલે એને બેલેન્સ કરવાનું શીખવાનું, બેલેન્સ કરતા કરતા પડી જવાનું, કંઈ વાગી ગયું, પછી આપણે સાયકલમાં બેસ્યા તો પડી ગયા જે છે કંઈ આવી ગયું, હાર્ટ થઈ ગયું, તો એનાથી થોડુંક આપણે હીલિંગ થઈ. હવે પછી પ્રયાસ કર્યા તો પછી ફરીવાર ગીરી ગયા. પણ એક દિવસ એવું આવ્યું કે બેલેન્સ કરીને પછી આપણે ચલાવવા માંડ્યા. તો આપણે 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ ગીરતા પડતા એક દિવસ આવ્યું કે લર્નિંગ થઈ ગયું. તો એટલે લર્નિંગ જે છે ને એ અનુભવોના સંગઠન છે. પછી અધિગમ ઉદ્દેશ્ય સ્વદેશ્ય है. વગર સ્વદેશ્યના લર્નિંગ થશે નહીં. જો તમને એ રહેશે કે મારે તરવાનું શીખવાનું છે, તલાબમાં તરવાનું શીખવાનું છે, તો જ તમને લર્નિંગ થશે. જો તમને એવું રહેશે કે અહીંયા મારી यहाँ તો જ્યારે હું ભાવનગરમાં હતો કેએલમાં, તો દરેક બાળકને સૌથી પહેલા એડમિશન લેતા પહેલા હું પૂછી લેતો હતો કે શું ભાઈ તારે પોતે આ કોર્સમાં એડમિશન લેવું છે? તો બાળકો કહે હા. પહેલા વિચારી લે, તું તારી માટે આવે છે કે તારા પપ્પાએ મમ્મીએ કીધા તો તું આવ્યો? ના મેં આવ્યો. તો જો તું આવ્યો તો સરસ. જો તારા મમ્મી પપ્પાએ કીધા છે કે બાબુ આ કરી લે,
તો એક કામ કર, તું મમ્મી પપ્પાને ફરીવાર ફોન કરીને કહી દે કે મારે નથી કરવી, મારે નથી કરવી, કેમ કે તારી પોતાની ઈચ્છા નથી, મમ્મી પપ્પાની ઈચ્છાથી તું આવે છે, ક્યારે તું ભગી જશે કોઈ ખ્યાલ નથી. તો એટલે આ જ્યારે પોતાની ઈચ્છાથી કોઈ કામ કરશે તો એ કામ આમાં લર્નિંગ થશે. જ્યારે કોઈ પોતાની ઈચ્છાની નહીં, કોઈ બીજાની ઈચ્છાથી કામ કરશે આમાં લર્નિંગ થવાની નથી. એમ ને એમ કરીને વયા જશે, એને કાંઈ યાદ નહીં થશે. બીજું એક્ઝામ્પલ કહું તમને. શું કામ આપણે કોઈ કોન્સેપ્ટ, કોઈ પેરાગ્રાફ એક્ઝામ પહેલા કાંઈ યાદ નથી થતો? કેમ? શું કામ કે કોઈ પેરાગ્રાફ, કોઈ લર્નિંગ, સરે કોઈ કીધા, મેડમે કોઈ કીધા કે આ પેરાગ્રાફ યાદ કરીને આવજો, એ નથી યાદ થતો. અને એ જ પેરાગ્રાફ એક્ઝામના દિવસે તરત જ 1 મિનિટમાં યાદ થઈ જાય છે. હું કામ? કેમ? કેમ કે ત્યારે મનમાં એવું હોય છે કે ભાઈ હવે યાદ નહીં કરશું ને તો કદાચ એ જ પ્રશ્ન એક્ઝામમાં આવી જશે, તો એ તો જે છે એ વયું જશે, એટલે બિસ્તરા ગોલ થઈ જશે. તો એટલે ત્યાં સ્વદેશ તરીકે તમે 2 કલાક વાંચો છો, એકદમ ધ્યાનથી ઊંડે ઉતરીને વાંચો છો, તો લર્નિંગ સ્વદેશ છે. જ્યારે તમારા ઉદ્દેશ્યથી તમે કોઈ કામ કરશો તો એકદમ તરત જ તમને લર્નિંગ થઈ જશે. એટલે કહેવામાં આવે છે લર્નિંગ ઇઝ અ પર્પઝફુલ. આગળ, લર્નિંગ અધિગમ વિવેકપૂર્વ સૃજનશીલ. લર્નિંગ ઇઝ અ ઇન્ટેલિજન્ટ એન્ડ. જ્યારે કોઈને લર્નિંગ કરવાનું હોય તો એનું મગજ ખુલ્લું હોવું જોઈએ. આપણા આઈડી બાળકોને લર્નિંગ કેમ નથી થતી? એ એક જ વાતને ઘણી વાર કરે છે, એક જ કામને ઘણી વાર કરે છે, તો પણ નથી થતો. છતાં લોકો કહે છે કે કરત કરત અભ્યાસ તે જડમતી હોત સુજાન, રસરી આવત જાત તે શિલ પર બનત નિશાન. અરે કરત ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે તમે સતત અભ્યાસ કરશો, કન્ટિન્યુઅસ તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો એક દિવસ તમને આવડી જશે. પણ એ જ ખાલી થોડુંક આવશે. અભ્યાસ બરાબર છે, પણ તમને એક જે સારી રીતની જે લર્નિંગ હોવું જોઈએ એ નહીં થશે. તો જો સારી લર્નિંગ કરવાનું હોય, જો તમારે ટોપ લેવલ સુધી પહોંચવાનું હોય, જો તમારે નરેન્દ્ર મોદી બનવાનું હોય, જો તમારે આ બ્લિંકિન્ટન જેવા બનવાનું હોય, કે જે મોટા મોટા ઓફિસરો છે એની જેવા બનવાનું હોય, તો ત્યાં 2 વસ્તુની જરૂરિયાત પડે છે, ઇન્ટેલિજન્ટ અને ક્રિએટિવ. તો એટલે લર્નિંગ શું હોય છે? લર્નિંગ વિવેકપૂર્ણ અને સૃજનશીલ હોય છે. જ્યારે કોઈ લર્નિંગ કરે છે તમે આવા કંઈક નવો બને છે. સરસ, તો આપણે સમજાઈ ગયા. આગળ વધીએ. યસ સર. એટલે બધું સમજાય છે કે ઉપરથી જાય છે? થોડું ઘણું ઉપરથી જાય છે સર, હે ને? હા સર. એટલે થોડું ઉપરથી જાય છે, થોડુંક નીચે મતલબ સમજાય છે. સરસ, ચાલો આગળ જઈએ. આગળમાં થોડું હજી છે વિશેષતા. પહેલા કહે છે અધિગમ ક્રિયાશીલ. લર્નિંગ ઇઝ એક્ટિવ. જ્યાર સુધી તમે એક્ટિવ નહીં રહેશો તો લર્નિંગ નહીં થશે. લર્નિંग एक्टिव છે. પછી લર્નિંગ વ્યક્તિ કે આચરણ को प्रभावित करता है. મેં જેમ કીધી લર્નિંગ ઇઝ KB સ્ક્વેર. આચરણ એટલે બિહેવિયરમાં, કોડ ઓફ કન્ડક્ટમાં એમાં અફેક્ટ કરે છે. તમે શીખી લેશો, તમે 20 દિવસ કોઈ આશ્રમમાં જાઓ, 20 દિવસ, એમ તો કહેવામાં આવે છે 21 દિવસમાં પરિવર્તન થઈ જાય છે. હું 21 દિવસ કહી દઉં છું. તમે કોઈ પણ કામને 21 દિવસ સતત શરૂ કરી દો, 21મા દિવસ તમે આ કામમાં એકદમ હેબિચ્યુઅલ થઈ જશો. 2-3 એક્ઝામ્પલ તમને આપીને કહું. પહેલો, કે જો તમારે લોકો કહે છે કે તમે પ્રાણાયામ કરો, યોગા કરો, થોડું રનિંગ કરવા જાઓ કરો. આમાં કોઈ જાય છે રનિંગ કરવા? બહેનો જે હોસ્ટેલમાં રહે છે જાય છે રનિંગ કરવા? हाँ सर अंजू। तुम जाती हो रोज? अंजू जाती है। अंजू जाती है, अच्छा. तुम नहीं जाती हो? नहीं सर। हाँ, खाती तो एक रोटी हो तो कहां से जाओगी पचाने के लिए? ठीक. तो अंजू, जो તમે વૈશાલી को भी अगर जो जाना हो તો વૈશાલી અંજુ સાથે 21 દિવસ સતત જવા માંડે. સતત 21 દિવસ જવા માંડે તો 22મા દિવસ અંજુને કહેવું જ નહીં પડશે, એ વૈશાલી તું જગને आज चल. वैशाली को जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वैशाली तुरंत उतने बजे, जितने बजे जाना होता है उतने बजे उठ करके बैठ जाएगी. जो भी नित्य क्रिया करना होगा कर करके एकदम रेडी रहेगी. बोलेगी अंजू चल, चलना है. और चाहे जहां रहेगी उसको वो आदत में आ जाएगा, उसके वो हैबिचुअल में आ जाएगा करने की. सेम ऐसे ही हर एक काम के
हर एक काम के लिए जैसे ही आप 21 दिन तक आप कोई काम करते हैं तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। तो यह कह रहा है कि वह आपके आचरण में प्रभावित करता है। आप तो 2 साल सीख रहे हैं, हम तो 21 दिन की बात कर रहे हैं। आप 2 साल तक ये डिप्लोमा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो 2 साल की ट्रेनिंग लेते 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 आपके अंदर में वो ज्ञान में आ ही जाता है, भाई टीचिंग हमको यही करना है, हम इसके लिए हैबिचुअल हो चुके हैं। आप सीपी स्कूल में, आप पीएनआर में रहते रहते आप पीएनआर के एकदम वो हो गए, हैबिचुअल हो गए। ऐसे बात कर रहा था आश्रम में। आप किसी भी आश्रम में जाइए, आप अगर 21 दिन तक उस आश्रम में रह गए, आप उस आश्रम के सारे हाव भाव, आश्रम के जो भी वर्च्यूज हैं, आप उसमें एकदम ढल जाएंगे। तो ऐसे जो ज्ञान है, वह ज्ञान हमारे आचरण को प्रभावित करता है। आगे कह रहा है कि अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। अब इसके लिए वातावरण बहुत जरूरी है, वातावरण बहुत मायने रखता है। जैसे अगर आप कह रहा कि लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, अब जैसे आप जाएंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। मान लीजिए कि कहीं आप चले गए, तो अब जब कोविड आया था, तो कोविड में सब लोग जानते हैं, कोविड में पहले तो अब कोई कह दे मास्क लगाने के लिए तो आप मास्क नहीं लगाओगे, बट कोविड में जैसे ही घर में से निकले, आपके पास मास्क हो ही जाता था, मास्क लगा लो भाई, क्योंकि सारे जगह मास्क लगा हुआ, सब जगह मास्क लगा करके फिर रहे हैं, तो आप भी मास्क लगा के फिर रहे हैं। जैसे ही कहीं गए, कहीं बैंक में गए या कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस पे गए, तो आपने वो पंप लगाया, वहां जो सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर लगाया, तो फच फच किया और हाथ में लगाया, लपेटा, और लपेट करके दोनों हाथ को मला, मल करके आप निकल, वो हैबिचुअल हो गए थे। तो वो लर्निंग क्या है, वो लर्निंग एक वातावरण बनता है। अब यहीं पे अगर सीखना है, तो आप देख रहे हैं हॉस्टल में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में सारे लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो 9 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक सभी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने का माहौल है। वही आप घर चले जाए तो घर में कोई माहौल नहीं, घर में खाना बनाना, साफ सफाई करना, घर के जो हाउस चोर्स है वो करना, बस उतने में काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया, तो आप वहां पे नहीं सीख पाएंगे। अगर वहां जैसा काम होगा तो वहां सीखेंगे। जैसे और कोई एक एग्जाम्पल लूं, मान लीजिए कि कहीं कोई जुआ खेल रहा है, तो बच्चे जहां जुआ खेलने वाले होते हैं, वह जुआ खेलने लगते हैं। आपके साथ में कोई मान लीजिए ऐसा कोई समाज है जहां पे रोज ड्रिंकिंग चलती है, शाम को तो ड्रिंकिंग चलती है, एक दिवस, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, देखते देखते अगर किसी ने कहा भाई थोड़ा सा ले, अरे जाम जाम से जाम मिलाओ, इसमें कुछ नहीं होता, एक बार तू टेस्ट कर, ऐसी हो जाता है। टेस्ट करते करते उसका आदी हो गया, वो पीने लगा, आदी हो गया उसका। तो ऐसी लर्निंग क्या है ना, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ, जिस वातावरण में रहेगा बच्चा वैसा सीख लेगा। लर्निंग के लिए बहुत लोगों ने कहा हुआ है, बहुत लोगों ने कहा हुआ है, जिसमें एक वॉटसन नाम के व्यक्ति हैं, वॉटसन ने कहा कि आप मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। कि एक बच्चे को मैं, जैसे सीता और गीता दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे थे, सीता और गीता एक फिल्म आई थी, राम लखन एक फिल्म आई थी, दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे थे। सीता पुलिस ऑफिसर बन गई और गीता जो है वो डाकू बन गई। तो सीता गीता एक ही माँ बाप के बच्चे, जुड़वा बच्चे, कैसे दोनों अलग अलग? एक को एक अच्छे परिवार ने पाला, और एक 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 वही है, एक को किसी एक डाकू ने पाला। तो डाकू ने पाला तो वो डाकू जैसी हो गई, एक ने परिवार, अच्छे परिवार ने पाला तो पढ़ लिख करके आगे बढ़ गई। तो जैसा माहौल होगा, जिस प्रकार का माहौल होगा, बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो माहौल भी एक बढ़िया इसमें अदा करता है, भूमिका अदा करता है लर्निंग के लिए। लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बोथ। लर्निंग जो है वो अधिगम, प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। प्रक्रिया कैसे कहेंगे, कि जब आप प्रोसेस में लेके जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 21 दिन, आप 1 दिन दौड़ने गए, 2 दिन दौड़ने गए, 3 दिन दौड़ने गए, 4 दिन दौड़ने गए, 21 दिन लगातार दौड़ने गए, 22वें दिन से आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि आपके बॉडी स्लिम होने लगेगी, आप बिल्कुल एकदम तगड़े बनने लगेंगे। आप जो है, जो आपका स्टेमिना थोड़ा कम था, आपको छींके, आपको अपना जुकाम सर्दी आपको रोज आता था, अब आपको महीनों में, 2 महीनों में आता है। आप बिल्कुल तंदुरुस्त बनने लगे। आप रोज पढ़ने के लिए 1 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, 1 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे, 21 दिन में आपने 21 घंटे पढ़ लिए। आपको लगा यार हमको कितना सारा आ गया, हम तो सारी चीजें पढ़ लिए, खत्म हो गया, पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। वही किताब आपको लगती थी यार कैसे पढ़ने, ये तो इतनी मोटी किताब मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, बट आपने 1 घंटे शुरू किया, 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे करते करते 21 घंटे जब पढ़ लिए, आपको पूरी पुस्तक आपने पढ़ ली। ये है प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट बन जाता है लर्निंग। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग एक प्रोसेस और लर्निंग एक प्रोडक्ट दोनों है। प्रोडक्ट क्या मतलब, कि अंतिम जो रिजल्ट मिला वो प्रोडक्ट है, और जो हम रोज प्रयास कर रहे हैं वो प्रक्रिया है। आगे समझ में? यस सर।
अब बात करते हैं लर्निंग सार्वभौमिक है। अब ये नहीं कि कोई अमेरिका से अमेरिका वाली गोरी दीदी आई है, अमेरिका वाला गोरे भैया आए हैं तो गोरे भैया बहुत ज्यादा सीखते होंगे। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे, तो वहाँ कोई गोरा भैया है, गोरी बहन है, तो हम उसको बड़ा ध्यान से देखते हैं। एक गोरी बहन है, इसको अंग्रेजी बहुत आती है। अब गोरी बहन है तो गोरी बहन को देख करके लगता है एक गोरी मैडम से जरा दोस्ती कर ले, चले गोरी मैडम का फोन नंबर मांग ले। गोरे गोरे सर है, गोरे सर का जरा फोन नंबर मांग ले, गोरे सर से जरा फोटो खिंचवा ले। हमको गोरे सर को गोरी मैडम को देख करके लग रहा है गोरे सर और गोरे मैडम ना बिल्कुल अलग होंगे, बड़े चांद से आए हैं, या वो बड़े गैलेक्सी वाले दूसरे वाले चांद से आए हैं, जैसे पिकी आया था वैसा। और वो ये सोच रहा है अरे ये सब सांवले सांवले हैं, काले काले हैं, छोटे छोटे हैं, ये सब कैसे होंगे। तो हमको ये लगता है कि वो अलग तरीके से सीखते होंगे, और उनको ये लगता है कि हम अलग तरीके से सीखते होंगे। उनको ये लगता हो कि हम बड़े इंटेलिजेंट, और हमको लगता है कि वो बड़े इंटेलिजेंट है। बट ऐसा नहीं है। तो वो सीखने की प्रक्रिया यहाँ भी जैसी है, वैसी अमेरिका में है, वैसी कनाडा में है, वैसी ब्रिटेन में है, वैसी अफ्रीका में है, वैसी श्रीलंका में है, वैसी ऑस्ट्रेलिया में, वैसे पाकिस्तान में, वैसे नेपाल में, वैसे चाइना में। हर जगह लर्निंग एक जैसी है, सीखने की प्रक्रिया एक जैसी है। हर कोई उसी प्रक्रिया से सीखता है। पहले जाएगा वातावरण में, वातावरण जैसा होगा वैसा सीखेगा, वैसा बनेगा। तो लर्निंग सार्वभौमिक है, चाहे उसको कहीं बैठा लो, चाहे वो भावनगर में बैठा लो, चाहे उसको जो है पाली में बैठा लो, चाहे मैसूर में बैठा लो, कहीं बैठा लो, लर्निंग उसकी उसी हिसाब से होगी। तो लर्निंग क्या है, सार्वभौमिक है। उसे कहीं भी लेके जाओगे लर्निंग की प्रक्रिया एक जैसी होती है। आ गया समझ में? यस सर। चलिए तो हम एक बार वापस ये रिपीट करते हैं पूरे शब्दों को, पीछे एक स्लाइड लेकर के रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लर्निंग क्या है? लर्निंग विकास है, लर्निंग इज अ ग्रोथ, लर्निंग इज अ एडजस्टमेंट, लर्निंग इज अ लर्निंग इज अ organization of experience, learning is a purposeful, learning is a intelligence of creativity, and learning क्या है? learning आगे चल करके learning is an active learning। हाँ हाँ, learning अच्छा लगा। हाँ हाँ, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बोथ, लर्निंग इज यूनिवर्सल। चलिए, तो लर्निंग का मतलब के बी स्क्वायर, और लर्निंग हर जगह होती है। लर्निंग के लिए बस हमें वातावरण चाहिए, लर्निंग के लिए हमें बस सीखने का माहौल चाहिए। लर्निंग हर जगह हो सकती है, और लर्निंग हमें हर हर पहलू में हम सीख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लर्निंग के लिए हम सीख लेते हैं, लर्निंग में भी उतने ही शब्द लगभग है जितने टीचिंग में है, उतने ही लर्निंग में भी है। टीचिंग के 8 लेटर हैं, और 8 ही लेटर लर्निंग में। LEARNING लर्निंग। लर्निंग के लिए 8 शब्द है, 8 में से देख लीजिए। लर्निंग, लाइफस्टाइल, लर्निंग से हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव होता है। देखिए, अब अंजू है, या फिर अंजू को लेकर के मान लीजिए अंजू और ये बहन वैशाली, दोनों बहन एक जगह रहते हैं। तो ये दोनों बहनें मान लो एक जगह रहती होंगे, तो अंजू ने वैशाली की कुछ चीजें देख करके ग्रहण कर ली, कि वैशाली कैसे पहनती है, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे रहती है, क्या क्या प्रोडक्ट रखती है। और वैशाली ने अंजू को देख करके, अंजू अच्छा ऐसे कपड़े पहनती है, जरा मैं भी एक दिन ऐसे कपड़े पहन करके देखूं कैसा लगता है, जरा मैं भी खा करके देखूं कैसा लगता है, जरा मैं भी ऐसे बात करके देखूं कैसा लगता है। तो एक दूसरे से रेसिप्रोकल तरीके से उन्होंने सीखा। तो सीखते सीखते, अब जैसे अंजू गांव में थी, गांव से जैसे भावनगर में आई, तो बदलाव हुआ ढेर सारे, ओढ़ने पहनने उठने बैठने चलने हर में बदलाव हुआ। वैसे ही वैशाली के में भी पहले गांव में या पहले मम्मी पापा के साथ में रहती थी तो कैसा था, अब यहाँ पे रह रही तो कैसा है, वो स्टाइल। जैसे वो यहाँ से घर पे गई, इसकी बहनों ने, इसके भाइयों ने कहा अरे तू वही वैशाली है, पहले बकवास जैसी दिखती थी अब कैसी दिख रही है। इसके फ्रेंड्स हुई, अरे तू वही वैशाली है, कि पहले कैसी दिखती थी अब कैसी दिख रही है। तू वही अंजू है, कैसी पहले दिखती थी वैसे पहले अब कैसे दिख रही है। क्या परिवर्तन कहाँ से हुआ? परिवर्तन हुआ लर्निंग से, देख करके लोगों के व्यवहार को, लोगों के व्यवहार को परसेप्ट करके परिवर्तन हुआ, और उसने उस चीज को अपने व्यवहार में लिया लिया तो बिलीव बन गया। तो ये सब चीजें इसके लाइफ स्टाइल में बदलाव करता है। तो लाइफ स्टाइल हो गया लर्निंग का, एल मतलब लाइफ स्टाइल, ई मतलब एक्सरसाइज। जैसे मैंने कहा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो एक दिन से नहीं होगा, वो आपको 21 दिन चलना पड़ेगा, एक दिन से नहीं होगा।
आप एक दिन में कहो अरे एक दिन में चलेंगे तो इतने मोटे हैं थोड़े पतले हो जाएंगे, या एक दिन में हम कोई मोटा है पतला होना चाहता है, कोई पतला है मोटा होना चाहता है, तो पतला वाला कहा कि हम आज ए विटामिन खा लेंगे, आज आज हमने 8 रोटी खा ली तो कल हम मोटे हो जाएंगे, हमारा वजन बढ़ जाएगा। भैया एक दिन से नहीं होगा, एक दिन से कुछ नहीं होता, आपको मिनिमम 21 दिन चलना पड़ेगा, 21 दिन मिनिमम, और मैक्सिमम आप जितना दिन चलना चाहो। तो वो है एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए रूटीन बनाना पड़ेगा। ये मतलब एक्सरसाइज। ए ए मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड लर्निंग जब हो जाती है ना, तो एटीट्यूड आ जाता है। ए भैया, तुम किसके टीचर हो? हम एमडी के टीचर हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी के टीचर हैं। क्यों भैया? अरे हम भी तो मल्टीपल डिसेबल को पढ़ाते हैं। अच्छा, तुमने ट्रेनिंग ली थी, तुमने डिप्लोमा करा था, तुमने 2 साल पीएनआर में गवाया था, तुमने 2 साल इंस्टीट्यूट में गवाया था, तुमने 2 साल बच्चों के साथ में काम किया था? नहीं, तो फिर कैसे बन गए? तुम्हें कुछ नहीं आता है, हमको आता है। तुमको कैसे आता है? अरे पूछ ना, तुझे तुझे क्या पूछना है? बच्चों को कैसे प्लान बनाना हमको आता है, बच्चों को कैसे आईपी करनी हमको आता है, बच्चों को कैसे फिजियोथेरेपी करनी हमको आता है, बच्चों को कैसे म्यूजिक थेरेपी देनी हमको आता है, बच्चों को कैसे ऑडिटरी थेरेपी देनी हमको आता है, हमको सब कुछ आता है। पूछ रहे तू पूछेगा मैं बताऊं? घंटों तू खाली कान खोल करके बैठे रहे, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। वो कैसे आया? आपने वो घंटों घंटों पढ़ करके जो डिप्लोमा 2 साल का कंप्लीट किया ना, उससे एटीट्यूड आया। एटीट्यूड इतना जल्दी नहीं आता है, एटीट्यूड आने के लिए टाइम लगता है। तो एटीट्यूड भी आता है लर्निंग की वजह से। तो लर्निंग अगर किसी को है ना, तो लर्निंग। आज मोदी साहब मंच पे बैठ करके कहते हैं, मोदी साहब का भाषण सुनो, मोदी साहब कहते हैं कि हम तीसरे फेज में आने वाले हैं, हमारा तीसरा फेज आने वाला है, तीसरा राउंड आने वाला है। बड़े गर्व से और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं तीसरा राउंड आने वाला है। ऐसे थोड़ी आता है, ऐसे उनको गर्व थोड़ी आया कि पहला फेज में उन्होंने 5 साल कंप्लीट किया, दूसरे फेज में 5 साल कंप्लीट किया, तीसरे फेज में 5 साल कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरा फेज कह रहे हैं, उनको पूरा गर्व है कि हम ही आएंगे, कोई नहीं आने वाला, हम ही आएंगे। क्यों आएंगे भाई? तो विश्वास है जनता पर, उन्हें इतना जनता के लिए किया है, तो तीसरे के लिए वो एटीट्यूड उनके अंदर बिल्ट हो गया है। भाई करते हैं, कहेंगे, करेंगे तो कहेंगे। तो वह लर्निंग उन्होंने करी है, लर्निंग करके बताया, तो एटीट्यूड आ गया है। आगे कोई व्यक्ति सीख लेता है ना, तो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। आपने कभी देखा है फलदार वृक्ष को, फल से लदे हुए वृक्ष को देखा है कभी? पेड़ को, झाड़ को જોયા છો? કેરીનું પેડ જ્યારે કેરી પહેલા તો કેરી નથી, તો એવા પેડને જોયા છો? અને કેરી છે, કેરી લદી ગઈ છે, કેરી આવી ગઈ છે, મોટો મોટો કેરી આમાં આવી ગઈ છે, તો જોયા છો ક્યારે ઝાડને? યસ. શું જોયા છો? શું જોયા છો? કેરી નો આવી હોય ત્યારે ઝાડ ઉપર કોઈ શું કહેવાય વજન કે એવું કઈ હોતું નથી, જેથી આરામથી એના પાંદડા બધા હલી શકે છે. બાકી જ્યારે કેરી આવી જાય છે ત્યારે એની ઉપર એક વેટેજ આવી જાય છે. વેરી ગુડ. કેરીના જયારે કેરી આમાં લદી જાય છે, કેરી આવી જાય છે, તો ઝાડ જે છે ને એકદમ ઝૂકી જાય છે, નીચે આવી જાય છે. એવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ જે રિસ્પોન્સિબલ વ્યક્તિ છે, જે નોલેજેબલ વ્યક્તિ છે ને, એ નોલેજેબલ વ્યક્તિ બિલકુલ હમ્બલ બની જાય છે, વિનમ્ર બની જાય છે. પૂછો ને તમને જે પૂછવાનું હોય. જો જેટલા વ્યક્તિ જ્ઞાનવાળા વ્યક્તિઓ છે, એ રિસ્પોન્સિબલ વ્યક્તિ બની જાય છે. તમારા મમ્મી પપ્પા રિસ્પોન્સિબલ વ્યક્તિ બની જાય. જ્યારે તમે ટીચર બની જશો ને, તો ટીચર તમે રિસ્પોન્સિબલ વ્યક્તિ બની જશો. કેમ? કેમ કે તમને લર્નિંગ આવી ગઈ છે કે આ બાળક જે છે ને, મને 1 કલાકની જે ટાઈમ આપવામાં આવેલ છે, એ બાળક જે 7-8 બાળકો છે, એ કहीं ભાગી ન જાય. ઓટિઝમ બાળકો છે, ઓટિઝમ બાળકો એને ધ્યાન નહીં રાખો તો કઈ અહીંયા ફરવા મળશે, કઈ અહીંયા ફરવા મળશે, કઈ ખુરશી ઉપર ચડી જશે, કઈ આ કબોર્ડ ખોલવા મળશે, કઈ ટીવી ખોલવા મળશે, કઈ કુછ કરવા મળશે, કઈ કોઈને મારી દેશે. આ ભાઈ એને બહુ ધ્યાન રાખવાનું, એને બહુ ધ્યાન રાખવાનું. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયું કે ભાઈ તમે ધ્યાન નહીં રાખશો તો બધું બગાડી નાખશે. તો એટલે તમે રિસ્પોન્સિબલ વ્યક્તિ બની ગયા. કેમ? કેમ કે તમે લર્નિંગ કરી લીધા. એવી રીતે એન એન એટલે ન્યુટ્રિશન. ન્યુટ્રિશન એટલે આ જે મગજના ન્યુટ્રિશન છે ને, એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ 1 કલાક વાંચ્યા પછી થોડું એનર્જી જોઈએ. એન અને એ જે જ્ઞાન છે, જ્ઞાન એક ન્યુટ્રિશન આપે છે મસ્તિષ્ક. એ એટલું તો એન એટલે ન્યુટ્રિશન છે. પછી આઈ એટલે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ક્રિએશન. તમે જેટલા લર્નિંગ કરી લેશો, લર્નિંગમાં જે આઈ છે એ તમારા જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરે છે, તમારા બૌદ્ધિક વિકાસ કરે છે. પછી એન એટલે નેશનલ બિલ્ડર. નેશન બિલ્ડર. તમે એક જ્યારે શીખી લેશો ને, એક સારા નાગરિક બની જશો, એક
આપણા રાષ્ટ્રના નિર્માતા બની જશું. તો રાષ્ટ્ર નિર્માતા બનવા માટે લર્નિંગ પહેલા કરવું પડશે. પહેલા જ્ઞાન લેવું પડશે. જી એટલે જીનિયસ, જે લાસ્ટના જી છે ને, આ બધું જ શીખ્યા પછી કોઈ વ્યક્તિ શું બની જાય છે? જીનિયસ બની જાય છે. જીનિયસ વ્યક્તિ એક દિવસમાં જીનિયસ નથી બનતો. જીનિયસ બનવા માટે એને ટાઈમ લાગે છે. એક દિવસ, 2 દિવસ, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 10 વર્ષ, 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષ. આજ મોદી સાહેબના આખા વિશ્વમાં નામ છે, ટોપ લેવલના લીડર છે. તો એમ લીડર નથી. એ જીનિયસ લોકો એને ગણે છે, એમ નથી ગણતા. એને કેટલો જ ટાઈમ ખપાવ્યો છે. એના પરિવાર નથી જોયો, એના વાઇફને નથી જોયા, મમ્મી પાપાને નથી જોયા. બધું જ જે છે ન્યોછાવર કરીને બસ રાષ્ટ્ર માટે એને આગળ વધ્યું, તો જ નામ કમાયું. આ સ્વામી વિવેકાનંદ જીનિયસ બન્યા તો એમ ન બન્યા. સ્વામી વિવેકાનંદની હિસ્ટ્રી ક્યારે વાંચો તો ખ્યાલ આવશે. સ્વામી વિવેકાનંદજી એમ નો એટલા મોટા બન્યા. એને પણ કેટલી કેટલી રાતો વગર ખાધા વગર ગુજાર્યા, તો પણ એને સતત પ્રયાસ રાખ્યો. અને ત્યાં એસેમ્બલીમાં, અમેરિકાની એસેમ્બલીમાં જ્યારે ભાષણ થતો હતો, ભાષણમાં એ જવા માટે, ભાષણમાં એનરોલ થવા માટે એને ઘણો પ્રયાસ કર્યો કે મારે પણ ત્યાં મને તક મળે. તો તક મળી એને એનું રજૂઆત કરી, અને રજૂઆત કરી તો તાલીઓથી ગડગડાટથી એટલો પૂરો આખી સભા એ ગુંજાયમાન થઈ કે લાગ્યું કે નાના કોઈ જીનિયસ વ્યક્તિ છે. તો જીનિયસ કોઈ એક દિવસમાં નથી બનતો. તો જીનિયસ લર્નિંગ થી બને છે. ઘણા ઉતાર ચઢાવ, ધૂપ છાંવ, આગ પાણી, બધી જ વ્યવસ્થાઓ ને જોવું પડે છે, તો જઈને લર્નિંગ થાય છે. તો મિત્રો, આપ લોકો પણ લર્નિંગ કરો છો સતત. ચાલો હવે આગળ વધીએ. લર્નિંગ કેવી રીતે થાય છે, આ એક ગ્રાફ છે, જોઈ લો. તો લર્નિંગ જ્યારે તમે કોઈના લેક્ચર તમે સાંભળશો તો બસ માત્ર તમને 5% લર્નિંગ થશે. જ્યારે તમે કોઈ રીડિંગ કરશો તો 10% લર્નિંગ થશે. જ્યારે તમે કોઈ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમથી કોઈ યુટ્યુબ જુઓ છો તો તમને 20% લર્નિંગ થશે. જ્યારે તમે કોઈ ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીને, એટલે તમે જાતે કરીને જ્યારે કરશો, જાતે કરીને કોઈ કામ તમે જાતે કરીને કરશો તો તમને 30% લર્નિંગ થશે. પણ જ્યારે તમે કોઈ ચર્ચા કરશો, ધારો કે અહીંયા વૈશાલી છે ને તમે બંને ચર્ચા કરીને કરશો ને, તો 50% લર્નિંગ થશે. એમ તમે જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરશો, એની સતત પ્રેક્ટિસ કરશો, રોજ રોજ કરશો, એ જ કામને રોજ રોજ કરશો, તો ત્યાં 75% લર્નિંગ થશે. પણ જ્યારે તમે કોઈને ભણાવશો, બોલો ભણાવશો, મેં પહેલા જ કીધી કે લર્નિંગ શું છે, ટીચિંગ શું છે? તો ટીચિંગ એ છે કે જ્યાં ટીચિંગ લર્નિંગમાં ભણાવવાનું અને ભણવાનું બંને જ થાય છે. તમે શીખી લીધા તો શીખવાથી બસ એટલું નથી તમે શીખી લીધા. શીખવાનું ક્યાં થાય છે? તો શીખવાનું થાય છે ક્યાંથી? કે ટીચિંગ અને લર્નિંગ બંનેથી થાય છે. ટીચિંગ લર્નિંગમાં ટીચિંગ પણ હોય છે અને લર્નિંગ પણ હોય છે. તમે શીખો પણ અને શીખડાવો પણ, બંને હોય છે. જ્યારે તમે કોઈને શીખડાવશો ને તો લર્નિંગ 90% થશે. કેટલું થશે? તો 90%. એટલે તમે જે કાંઈ શીખ્યા છો, જે કાંઈ ગમે ત્યાં યુટ્યુબમાંથી કે કોઈના એપમાંથી કે કોઈ છાપામાંથી કે કઈ તમે ગયા હતા ત્યાં કોઈ જોયા, આવીને તરત જ કોઈને ચપકાડી નાખો. તમે ધારો કે અંજુ ગઈ કઈ ફરવા ગઈ અને પછી પાછા આવી, કોઈ એને નવી વસ્તુઓ જોયું, આવીને તરત જ વૈશાલીને ચપકાડી નાખો. એ વૈશાલી હમણાં અરે ના મારે પાસે ટાઈમ ત્યારે 2 મિનિટ સાંભળને, આ મારે તારે કઈ કહેવું છે, કહી દે. 1 દિવસ કહો, પછી 2 દિવસ કહો, 3 દિવસ કહો. આ તમે કહી દીધા એટલે તમે એને ભણાવી દીધા, તમારું કામ પૂરું. હવે આ મગજમાંથી, તમારા શોર્ટ ટર્મ મેમરીમાંથી લોંગ ટર્મ મેમરીમાં વહી ગયું. આ લર્નિંગ થઈ ગઈ. તમે શીખી લીધા અને તમારા મગજમાં રાખ્યા, અને રાખ્યા પછી વહી એ લુપ્ત થઈ ગયું, આ નહીં મળશે. પણ જ્યારે તમે અંદરથી બહાર કાઢી નાખશો તો એ લર્નિંગ થશે. તો લર્નિંગ ક્યારે થાય છે? તો લર્નિંગ કોઈને ભણાવવાથી થાય છે, પથારા. સમજાઈ ગયા? ચાલો, સુઈ ગયા બધા? બ્રેક યસ જોઈએ? સર. બ્રેક આપી દઉં? ब्रेक જોઈએ? ના સર, ના. कहाँ गई वैशाली? चाय पीने चली गई, चाय बना रही हूँ शायद। कॉफी बना रही कि चाय बना रही? बोला तुम्हारे यहाँ फिजिकल आते तो हमको चाय मिलती है एक कप, यहाँ तो चाय भी नहीं मिलने वाली ऑनलाइन है। है ना, कौन लेके आता था वो चाय? जब पढ़ाने जाता था वहां सीपी में तो कोई लेके आता था चाय, सर इस कॉप चाय आपके लिए है। यहाँ तो कोई चाय भी नहीं पूछ रहा है। वैशाली, वैशाली अपने से अकेले के लिए चाय बना के पी जा रही है। वैशाली हाँ सर। वो की कहीं चली गई? ऐसा नेटवर्क इशू है।
नेटवर्क इशू है तो कहीं ऐसी जगह बैठ जाओ, चलो धूप है, धूप में जाकर के बैठ जाओ, वहां जाकर के पढ़ो। और देखो पार्क में जाकर के वहां बैठ जाओ जहाँ नेटवर्क है, वहां बैठ जाओ। ये तो मोबाइल ही चाहिए ना, पर और हम कौन सा लोग चाहिए? सुन ही रहे, ऐसा मत समझो कि हम लोग सो गए। है શું કહો છો બેન? हम लोग को સાંભળીએ છીએ, અચ્છા, ઠીક, સુઈ નથી ગયા. સરસ. હા એટલે મારે એ જોઈએ કેમ કે મારી પણ એનર્જી એટલે લોસ થાય છે, તો મારી પણ એમ જ ઈચ્છા રહેશે કે તમે લોકો ધ્યાનથી ચાલો તો એ થઈ ગયા. લર્નિંગમાં કેટલા લેટર છે? 8. સરસ, 8 છે અને આમાં પણ 7 પોઈન્ટ છે. 7 પોઈન્ટમાં એ પણ એની સ્નેપશોટ કરી લેજો, લખી લેજો કે લર્નિંગ કેવી રીતે થાય છે. તો 5% લેક્ચરથી, 10% રીડિંગથી, 20% ઓડિયો વિઝ્યુઅલથી, 30% ડેમોન્સ્ટ્રેશનથી, 50% ડિસ્કશનથી, 75% પ્રેક્ટિસ ટીચિંગથી અને 90% ટીચિંગ અધરને, કોઈને શીખડાવીને, કોઈને ભણાવીને જ્યારે આપણે કરીએ, લર્નિંગ કરીએ, એ લર્નિંગ બધાનામાં થાય છે. ચાલો આગળ વધીએ. હવે શીખીએ કે લર્નિંગના પેટર્ન કેવું હોય છે. લર્નિંગના પેટર્ન આ યુનિવર્સલ પેટર્ન છે, એકદમ યુનિફોર્મ પેટર્ન છે કે જેટલા લોકો એટલે બહુ વધારે લોકો ટોપ નથી કરતા. 2% લોકો ટોપ કરે છે, 2%. આ જે ગ્રાફ છે દેખાય છે તમને લોકોને? ગ્રાફ દેખાય છે? હા ઠીક, તો યસ સર. ઠીક 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 ઠીક, ગ્રાફ દેખાય છે તો અહીંયા કલર ક્યાં છે? હા ઠીક, અહીંયા જો આ ટોપ લેવલના છે, હાયર ઓર્ડર, જે લોકો ટોપ કરે છે એટલે 90% થી ઉપર લાવે છે. આ 90% થી ઉપર લઈ વાળા વ્યક્તિ માત્ર 1 કાં તો 2 હોય છે, 1 કાં તો 2. એકદમ હાવ નબળા જેનું સ્કોર 20% હોય છે, 20% કાં તો 15% હોય છે, આ પણ બહુ વધારે નથી હોતા. આ લોકો બસ 1 કે 2 હોય છે બસ. તો જે નબળા લોકો છે, લોઅર એવરેજના, લો એચીવર, એને કહીએ આપણે લો એચીવર, અને એને આપણે કહીએ હાયર એચીવર, હાઈ એચીવર. લો એચીવર અને હાઈ એચીવર. તો લો એચીવર પણ એમ જ હોય છે, 1 કે 2, 20% કે 10% કે 15%. એવી રીતે હાઈ એચીવર પણ એમ જ હોય છે, 20% કે 10% કે 15%. બાકી જે લોકો હોય છે એ બધા એવરેજ હોય છે. બધા શું હોય છે? એવરેજ હોય છે. એને આપણે કહીએ એવરેજ એચીવર. એવરેજ અચીવર જે 45% થી લઈને માંડીને 45% થી માંડીને ક્યાં સુધી પહોંચે છે? તો 45% થી લઈને 75% સુધી જે લોકો હોય છે એને આપણે એવરેજ કહીએ છીએ. એટલે એ લોકો એ કેટેગરીમાં આવે છે. મોટા ભાગના લોકો હોય છે, મોટા ભાગના. તો જુઓ, આ જેટલું જેટલું અહીંયા દેખાય છે એટલી જ સ્પેસ અહીંયા પણ છે. આ સાઈડ જેટલા સ્પેસ આ સાઈડમાં દેખાય છે એટલા સ્પેસ આ સાઈડમાં પણ દેખાય છે. આ એરિયામાં જે આ એરિયા છે, આ એરિયામાં જેટલું દેખાય છે એટલું એરિયા અહીંયા પણ છે. જેટલા અહીંયા છે એટલા અહીંયા છે. જેટલા લોઅરમાં છે એટલા હાયરમાં છે. જેટલા અહીંયા જેટલા એ બધા જાય છે એટલા ઘટતા પણ જાય છે. એટલે આ જેટલા વધે છે ઉપર જઈને એટલા ટોપ લેવલ પર છે, એટલા જે લોઅર લેવલમાં છે એટલા ટોપ લેવલ પર છે. અને આ જે એવરેજમાં છે લોકો, આ એટલા અહીંયા છે. તો એ બરાબર હોય છે. એ એપ્ટિટ્યુડમાં વાત કરીએ કે એચિવમેન્ટમાં વાત કરીએ, બધી જગ્યા યુનિફોર્મ પેટર્ન હોય છે લર્નિંગ. તો લર્નિંગના યુનિફોર્મ પેટર્ન હોય છે, ગમે ત્યાં હોય યુનિફોર્મ પેટર્ન એનું હોય છે. સરસ, ચાલો આગળ વધીએ. યસ સર. સરસ. હવે છે ઘણા મનોવૈજ્ઞાનિકો લર્નિંગ વિશે ઘણી વાત કીધી છે. શું શું વાત કીધી છે એના પર ચર્ચા કરીએ. તો પહેલી વાત કીધી છે જ્હોન લોકે. જ્હોન લોક જેને બ્લેન્ક સ્લેટ કીધી છે. યાદ રાખજો, જ્હોન લોકે બ્લેન્ક સ્લેટ, છોકરાઓને બ્લેન્ક સ્લેટ કીધી છે. બ્લેન્ક સ્લેટ એટલે સ્લેટ હોય ને, સ્લેટ આપણી કોરી પાટીઓ, પાટીઓ નહીં હોય બ્લેન્ક, આપણે કાળી પાટીઓ स्लेट होती है ना वैशाली, वैशाली हाँ सर। प्लेट उस पे लिखी हो स्लेट पे कभी बुद्धि से? हाँ हाँ सर, लिखा है। कब लिखा है? छोटे थे तब। छोटे थे तब, गुड। जब छोटे थे तब हम स्लेट पे लिखते थे, तब हमको स्लेट मिलती थी।
तो ऐसे एक बिहेवियरिस्ट है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा कि बच्चों के अंदर में उनका जो मस्तिष्क होता है, वह मस्तिष्क उनकी कोरी स्लेट के जैसी होती है। कोरी स्लेट की जैसी होती है, और कोरी स्लेट पे आप जो कुछ लिखना चाहोगे वह लिख दिया जाएगा, वह लिखा जा सकता है। तो आप उसमें उस बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहो, बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। आप उसको डाकू बनाना चाहो, डाकू बन जाएगा। जो बनाना चाहो वो बन जाएगा। तो लर्निंग उसको हो सकती है। लर्निंग कैन बी हैपन इन एनी काइंड्स ऑफ चाइल्ड और एनी काइंड्स ऑफ सिचुएशन। तो लर्निंग जो है ना, वो कभी भी किसी भी टाइम पे हो सकती है। पियाजी क्या कहते हैं? पियाजी कहते हैं कि लर्निंग एक जैविकी, मतलब कि एक होशियार बच्चे का बच्चा भी होशियार ही होगा, तो वो उसी हिसाब से सीखेगा, और उसकी स्टेज होगी। वह पहले साल में कुछ अलग ही सीखेगा। ऐसा नहीं कि पहले साल में ही वह 8वें साल की बात सीख ले। दूसरे साल में वह दूसरे साल की चीजें सीखेगा, ना कि वह दूसरे साल में 12वें साल की बात सीखेगा। नहीं, वो उन्होंने स्टेज बताई है। पियाजे ने कुल 4 स्टेज बताई है। पियाजे ने कुल 4 स्टेज क्या क्या बताई है, तो उन्होंने बताया है कि पहले स्टेज को उन्होंने कहा है एसएमएस। पियाजे ने पहले स्टेज को एसएमएस बताया है, एसएमएस। पहले इसको उन्होंने एसएमएस कहा है, सेंसरी मोटर स्टेज। एसएमएस। दूसरे स्टेज को उन्होंने कहा पीओएस, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरे स्टेज को कहा उन्होंने सीओएस, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फिर चौथे स्टेज कहा उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये उन्होंने अवस्था भी बताई है। तो जो पहली अवस्था है वह 0 से 2 साल की है, जो दूसरी अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष की है, और तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष की है, और चौथी अवस्था जो है वह 11 से 15 वर्ष की है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि एसएमएस वाला बच्चा एफओएस की बात सीख लेगा। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पीओएस वाला बच्चा एफओएस की बात सीख लेगा, ऐसा नहीं है। वह उसी स्टेज में वो बात को सीखेगा। तो ये बात करती है, जो लर्निंग है वो उसके संज्ञान के आधार पे होती है, उसके स्टेज के आधार पे होती है, वह वही सीखे। तो यह जैविकी है। वह कहते हैं कि यह जैविक है, उसको उसी हिसाब से बनाइए। वह कोई बच्चा तुरंत ही पूरा का पूरा रामायण नहीं सीख जाएगा। रामायण उसको पूरा का पूरा तुरंत ही नहीं आ जाएगा। उसकी एक अवस्था है। वह रामायण सीखने के लिए एक अवस्था है, तभी जाकर। ओके। ब्रुनर क्या कहते हैं? ब्रुनर के अनुसार यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इन्होंने भी 3 बातें बताई थी। ब्रुनर ने 3 बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी? तो यह कहते हैं इनेक्टिक, आइकोनिक और सिंबॉलिक। यह सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं इनेक्टिक मोड। यह कहते हैं इनेक्टिव बच्चा सीखेगा, एक्टिव एक्शन करके सीखेगा, एक्टिव होकर के। इनएक्टिव इनएक्टिव बच्चे उसके बाद कह रहे हैं आइकोनिक, बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखे। आइकोनिक बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखेगा। और बच्चा कैसे सीखेगा? तो सिंबॉलिक बच्चा, जो सिंबल है उस सिंबल के माध्यम से सीखेगा, तो उसको कहते हैं सिंबॉलिक। सिंबॉलिक जो है सबसे बड़ी अवस्था है, सिंबॉलिक। तो इनेक्टिक, आइकोनिक और सिंबॉलिक। इनेक्टिक मतलब बच्चा बिल्कुल जब छोटा होता है तो सारी बातें वह करके सीखता है। वह चल के सीखेगा, वह छू के सीखेगा, वह खा के टेस्ट करेगा, वह सब कुछ ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखता है बच्चा, छोटा बच्चा। बट बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो आप देखते हैं कि पहले स्टैंडर्ड में जो कुछ भी सिखाया जाता है वह चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है। उसमें शब्द नहीं होते हैं, उसमें कंटेंट नहीं होते हैं। पहली दौर में देखो, जो क सिखाया जाएगा तो क के साथ में कबूतर होगा, ख सिखाया तो ख के साथ में खरगोश होगा। तो ऐसे ही बच्चे को चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है, तो वो आइकॉन है। आइकॉन मतलब चित्र, वही सिंबल। बच्चा जब जैसे आगे बढ़ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, इस वाले स्लाइड में कोई चित्र नहीं है। इस वाले स्लाइड में कोई चित्र नहीं है। चित्र इसलिए नहीं है कि आप लोग चित्र समझते हो। वैसे जैसे मैं संज्ञान की बात, जैसे मैं शब्द की बात करूंगा वो शब्द आपको आ जाए, तो मुझे चित्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। चित्र तो वहां लगाएंगे जहां चित्र की जरूरत हो। तो ऐसे जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो एक्शन करके सीखता है। बच्चा जब उससे थोड़ा बड़ा होता है तो चित्रों के माध्यम से सीखता है। और बच्चा जब सबसे बड़ा हो जाता है, जब सीखने लायक हो जाता है, तो उसको चित्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वह सिंबल से ही सीख लेता है। जैसे सिंबल में मैंने कहा कि रेड सिग्नल है तो आपको पता हो गया कि रेड पे क्या करना है। व्हाइट है तो आपको, ग्रीन है तो आपको पता हो गया क्या सीखना है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2+2, तो आपको पता हो गया कि आपको 2 में 2 जोड़ देना है। प्लस का सिंबल आपको पता हो गया। 2-2 तो आपको पता हो गया कि 2 में से 2 निकाल देना है। 2 × 2 तो आपको पता हो गया कि 2 में 2 का भाड़ा पढ़ करके लिख देना है। तो ये आपको वो सिंबल से आपको पता चल गया है। सिंबल में क कैसे लिखते हैं? क वाले गुजराती में लिखा है, वही क हिंदी में लिखा है, वही क के अंग्रेजी में लिखा है, तो आप उसको समझ पाते हो। तो सिंबल के माध्यम से बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब सीखता है। वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जब सीखता है ना, तो वह समाज और संस्कृति की अंतः क्रिया से सीखता है। कैसे सीखता है? तो समाज और संस्कृति की अंतः क्रिया सीखता है। वहां पे MKO काम आता है। कौन काम आता है? MKO। अब वैशाली, तुम्हारा कोई छोटा भाई छोटी बहन है? हाँ।
तो डांट डांट खिलाती हो उसको, डांटती हो? हाँ। क्यों? क्यों डांटती हो? वो मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बिना पूछे यूज में लेता है इसीलिए। अच्छा, गुड। बट वो कभी कभी उसको कंफ्यूजन होता होगा तो आकर के तुमसे पूछता होगा, दीदी दीदी ये कैसे होगा, पूछता है? हाँ। हाँ। आप लोग भी कभी कभी चिकना मैम से पूछते होगे, जीना मैम, मैम ये कैसे हाँ। होगा? तो आप लोग ये जानते हो क्योंकि जिग्ना मैम आपसे ज्यादा जानने वाली, और आपका भाई आपकी बहन ये जानता है कि आप ज्यादा जानते हो उससे, तो आप बता सकते हो। किसी एक सिचुएशन में आप अपने पापा से पूछते हो, अपनी मम्मी से पूछते हो, मम्मी ऐसा कैसे होगा, पापा ऐसा कैसे होगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि इस सिचुएशन में पापा मेरे से ज्यादा जानते हैं, इस सिचुएशन में मम्मी मेरे से ज्यादा जानती है। तो वहां पे वो संस्कृति उस समाज में रह करके बच्चा सीखता है बहुत सी बातें। कभी आपने ऑब्जर्व किया है वो, एक मूवी थी, किसकी मूवी थी, दंगल नहीं, दंगल मूवी थी वो, जिसमें एक लड़की पाकिस्तान से आई थी और सलमान खान की मूवी थी, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, उस बजरंगी भाईजान में वो बच्ची, उसका एक्शन रिएक्शन वैसा ही था कि वह मांस वाले चीजें खाती थी और वह नमाज जैसा नमाज पढ़ती थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वह जिस समाज में रही थी 5 साल 6 साल तक, वो जिस समाज में रही थी, उस समाज में ऐसी प्रकार की एक्टिविटी होती, तो जा करके वैसे खाना पीना, वैसे उठना बैठना, वैसे चलन करना, वो चुन्नी वैसे पहनना, वो सब उसके संस्कृति उसने सीख लिया था, देखते देखते उसने ऑब्जर्व कर लिया था। तो वाइगोस्की कहते हैं कि सीखना कैसे होता है, तो सीखना समाज में रह करके, संस्कृति में रह करके, उससे इंटरेक्शन करके सीख लेते लोगों से। सब लोग कह रहे हैं केम छो, मजा में, तो आपको भी पता है, अच्छा केम छो मतलब हाल चाल पूछ रहे हैं, और मजा में मतलब हाँ वो उसका उत्तर दे रहे हैं, हाँ ठीक ठाक। तो आप भी कहने लगे केम छो, मजा में, आप सीख लिए। तो ऐसे ही वो संस्कृति में, समाज में रहते रहते लोग चीजों को सीख लेते। आगे गार्डनर क्या कहते हैं? गार्डनर कहते हैं कि बच्चों के अंदर में ना एक बुद्धि नहीं बहुबुद्धि होती है। गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि है, उसे उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो मुख्यतः 8 है, 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई कि कोई बच्चा के अंदर में तर्क करके सीखने की बात होती है, कोई बच्चा स्पेस के माध्यम से सीख पाता है, कोई बच्चा गणित के माध्यम से सीख पाता है, कोई बच्चा म्यूजिक के माध्यम से सीख पाता है, कोई बच्चा अंतःक्रिया लोगों से इंटरनल होकर के सीखता है, कोई बच्चा एक्सटर्नल होकर के सीखता है, कोई बच्चा नेचुरल के माध्यम से सीखता है। ऐसे उन्हें 8 प्रकार की बुद्धि जो है मुख्यतः उन्होंने बताई थी, किसने? गार्डनर ने। तो उन्होंने कहा था जैसा जो अपनी बुद्धि का प्रकार लेके आता है वैसे वो सीखता है। तो ऐसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कुछ बातें करी थी। मैंने यहाँ कितने लोगों की, मुख्यतः जॉन लॉक की बात करी, पियाजे की बात करी, ब्रूनर की बात करी, वाइगोस्की की बात करी और गार्डनर की बात करी। इन सारे लोगों ने लर्निंग के बारे में चर्चा करी कि लर्निंग है। तो लर्निंग के बारे में यहाँ लर्निंग का मेरा चैप्टर खत्म होता है कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज ए केबी स्क्वायर, लर्निंग इज ए यूनिवर्सल, लर्निंग लर्निंग कैन हैपन इन एनीवेयर। लर्निंग में क्या है, लर्निंग इज यूनिवर्सल है, उसका जो पैटर्न है वो वैसा ही है। उसमें जो लोअर एवरेज के हैं, जो एवरेज अचीवर के हैं और जो हायर अचीवर के हैं, वो हर जगह एक जैसे होते हैं। जितने लोअर अचीवर होंगे उतनी हायर अचीवर होंगे, जितने एवरेज इस साइड में होंगे उतनी एवरेज उस साइड में होंगे, तो हर जगह उतने ही। चलिए, तो अब यहाँ से ये वाला मैटर हमारा खत्म होता है। बाकी थक जाएंगे तो बता देना बहनों में। चलिए, अब यहाँ से बात करेंगे थोड़ा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। कल हमने थोड़ी चर्चा करी थी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए कि लर्निंग हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो हेल्दी एनवायरनमेंट कहेंगे किसको? उसको 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर अगर हमें सीखने का माहौल बनाना है, सीखने के माहौल को बनाने के लिए हमको फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होगा? तो फिजिकल एनवायरनमेंट को 2 तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। एक होगा क्लासरूम सेटअप, एक होगा हमारा क्लासरूम सेटअप, और दूसरा होगा हमारा रिसोर्सेस। तो क्लासरूम सेटअप कैसा? तो वेल ऑर्गेनाइज्ड। जैसे आपने देखा सीपी स्कूल के क्लासरूम कैसी होती हैं, वो बिल्कुल वो कुर्सी, और कुर्सी पे बच्चे को बैठा करके उसका कुर्सी का जो ढक्कन है वो बंद कर देते हैं, और फिर बच्चे की ऊंचाई के हिसाब से बच्चे की कुर्सी होती है। जैसा बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा है, सीपी बच्चों की कुर्सियां कैसी होती हैं? सेम। क्यों है? वो उनकी उसी हिसाब से।
आप लोग पैरामुंगा स्कूल में गए हो? बैरामुंगा स्कूल? ए बाबा, सुई के बंदा। हाँ सर। अच्छा, तो वहां पे क्लासरूम देखा है आप लोगों ने? हाँ। सेमी सर्कल की क्लासरूम है। एक जैसे नहीं, सीरियल में एक एक रो में कुर्सियां नहीं है, वो यू आकार में है या सेमी सर्कल आकार में कुर्सियां हैं उनकी। कुर्सियों का आकार कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से। यहाँ टीचर है, यहाँ टीचर रहते हैं, और कुर्सी में बच्चे, ये बच्चा यहाँ बैठेगा, एक 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 बच्चा यहाँ, 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 एक बच्चा, ऐसे बच्चे बैठते हैं। तो ये सेमी सर्कल आकार का है। तो कुर्सी उसका कैसा बना हुआ है, तो ये हो गया वेल ऑर्गेनाइज। कुर्सी को कहाँ रखनी है, बोर्ड को कहाँ रखना है, उसका इंट्रेंस कहाँ होगा, उसका हवा उजास कहाँ होगी, वो सब वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए क्लास। तब जाकर के हम सीख पाएंगे, हमारा वातावरण बन पाएगा, कंफर्टेबल हो, कि बच्चे अपने आप को कंफर्ट फील कर सके। ये नहीं कि बहुत ऊंचा हो गया या बहुत नीचा हो, ऐसा भी नहीं। कंफर्ट, कंफर्ट होगा जब कंफर्ट जोन में आप कंफर्ट में रहेगा, तब जाकर के कुछ सीख पाएगा। साथ साथ में कोलैबोरेटिव, वहां पे सारे बच्चे, ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा वहां बैठा है, बाकी सारे बच्चे मुंह फुला करके दूसरी तरफ बैठे हैं, उस बच्चे से बात ही नहीं कर रहे, नहीं। सारे बच्चे जब एक दूसरे के साथ मिलकर के बात करेंगे, कोलैबोरेटिव मैनर में रहेंगे, तब जाकर के लर्निंग का माहौल बनेगा। जैसे मैं यहाँ समय समय आपसे पूछते रहा हूँ, आप लोग सो तो नहीं गए, आपको आवाज तो आ रही है, मैं जो कह रहा हूँ समझ में तो आ रहा है, मैं प्रश्न भी पूछते जा रहा हूँ, इससे क्या मुझे बोल रहा है कि हम दोनों आपस में कोलैबोरेटिव मैनर में सीख रहे हैं। कुछ आप कह रहे हैं, कुछ मैं कह रहा हूँ, तो ये क्लास पूरी जीवंत है, लाइवली है। ऐसा नहीं कि बंद बंद हो गया है, मैं खाली लैपटॉप को देख करके बातें कर रहा हूँ और आप लोग वहां से कर रहे हो, ऐसा नहीं। जहाँ पे लाइवली हो रहा है, भले हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं देख पा रहे हैं, बट लाइवली हो रहा है, हम दोनों से बातें चल रही है। तो ऐसे कंफर्टेबल कोलैबोरेटिव होना चाहिए। साथ में हेल्दी, हेल्दी कैसे बनेगा, तो वहां पे किसी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं है। संतोष सर तो खाली एक ही बच्चे को ध्यान देते हैं, बाकी बच्चे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और वैशाली जो है, वो खाली एक 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 बहन से बात करती है, बाकी से बहन किसी से बात ही नहीं करती। ऐसे नहीं, वो हर हर क्लास का माहौल जो है ना, क्लास का माहौल एकदम हेल्दी हो, हर बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो, हर बच्चा टाइम पे क्लास में जुड़ जाए, तो ये बच्चे क्या होंगे, वो सारे बच्चे सीखने का माहौल जो होगा वो हेल्दी हो। वही आगे क्या है, कह रहा है अप्रोप्रिएट स्पेस, एक बच्चे के साथ में दूसरे बच्चे के का स्पेस हो, ये नहीं कि बस सारे बच्चे एकदम सिकुड़ सिकुड़ के बैठे हुए हैं, एकदम पतली पतली कुर्सी है, कुर्सी से बाहर निकलने का भी चांस नहीं है, क्योंकि सरकाना पड़ता है, ऐसा नहीं। एकदम कंफर्टेबल अप्रोप्रिएट स्पेस और डिस्टेंस जो मेंटेन होनी चाहिए, वो डिस्टेंस बराबर, क्लासरूम का डिस्टेंस वह हो। तो ये सब क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, क्लासरूम का एनवायरमेंट सेटअप है। वही रिसोर्सेज, अब इस क्लास में चाहिए क्या क्या। जब हमने क्लास बना ली, वेल ऑर्गेनाइज कर ली, तो क्या वेल ऑर्गेनाइज होगी, कैसे कैसे करेंगे, तो उसकी जरूरत पड़ेगी टीचिंग एड्स की। अब हम टीचर है, क्लास बनेगा तो क्लास में टीचिंग एड की जरूरत पड़ेगी। टीचिंग एड का मतलब, एक टीचिंग एड अलग होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग होता है। टीचिंग एड अलग होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग होता है। टीचिंग एड किसको कहेंगे, तो जैसे वो आपके यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ तो टीचिंग एड हुआ, आपके यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा हुआ तो टीचिंग एड हुआ, आपके यहाँ लैपटॉप रखा हो तो टीचिंग एड हुआ, आपके यहाँ कोई स्मार्ट बोर्ड रखा हो तो टीचिंग एड हुआ, आपके डस्टर है तो डस्टर टीचिंग एड हुआ। ये सब टीचिंग एड है। टीचिंग मटेरियल क्या होगा, तो मटेरियल में जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, जैसे चार्ट हुआ, जैसे फ्लैश कार्ड हुआ, जैसे कंप्यूटर में लगा कोई ऐप है, तो वो ऐप आपका मटेरियल हुआ। उसमें कोई ऑनलाइन कुछ पुस्तक है, यूट्यूब के कोई यूट्यूब कोई चैनल है, यूट्यूब का कोई वीडियो है, ये सब मटेरियल। तो ऐसे जो एड में उपयोग हो रहे हैं जो चीजें हैं, उसे मटेरियल कहेंगे, और जो उपकरण है उस उपकरण को कहेंगे एड। तो टीचिंग एड होता है। बिना बोर्ड के तो क्लास बनेगी नहीं, बिना स्मार्ट बोर्ड के तो हम तकनीकी के माध्यम से सिखा नहीं पाएंगे, बिना डस्टर के लिख नहीं पाएंगे, बिना चौक के लिख नहीं पाएंगे, बिना टेबल बेंच के तो लिख नहीं पाएंगे। तो ये सब क्या है, वहां पे उपकरण है। ओके, टेक्स्ट बुक चाहिए, जिस क्लास की जो क्लास है उस क्लास की टेक्स्ट बुक चाहिए। साथ में टेक्नोलॉजी चीज मैंने बता ही दिया कि आपको प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड है, लैपटॉप है, तो ये सब टीवी है, ये सब होना चाहिए। साथ में लाइटिंग, अप्रोप्रिएट लाइटिंग चाहिए। ये जो ऐसा नहीं कि एक छोटी सी बल्ब जल रहा है, और बल्ब को क्या बोलते हैं वहां पे, वहां पे बल्ब को क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं सब। वहाँ जो वो आता है ना व्हाइट बोर्ड, व्हाइट वाला छोटा वाला बल्ब, उसको कुछ बोलते हैं, एक नाम है उसका।
वो बल्ब को क्या बोलते हैं, उसको नाम एक है, नाम नहीं आ रहा, गुजराती में कहते हैं शायद। एक गुजराती वाला बहनों को कैसे, घर में नहीं ना, वो लगता है बल्ब, बाथरूम वगैरह में लगता है और छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं, उसको कुछ कहते ट्यूब हैं। हाँ, ट्यूबलाइट। ना ना, ट्यूब नहीं, बल्ब बल्ब, व्हाइट वाला बल्ब, CFL। लट LED बल्ब नहीं आता, उसको कुछ कहते हैं, लट्टू, हाँ लट्टू लट्टू लट्टू, लट्टू ने, शायद लट्टू ही कहते हैं, लट्टू। हाँ सर। हाँ तो लट्टू, तो लट्टू, लाइट, वो लाइट लगी होनी चाहिए, लाइट अगर लगी, खाली एक लट्टू लगा तो बराबर प्रकाश नहीं करेगा, अगर ट्यूबलाइट लगी है, बड़े बड़े लगे हैं, तो प्रकाश उससे बढ़ेगा। तो प्रकाश अगर अप्रोप्रिएट रहेगा तो देखने में, चीजों को पढ़ने में आसानी रहेगी, ज्यादा आंखें, प्रेशर नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गया। अदर लैब रिलेटेड इक्विपमेंट्स, जैसे वहां पे लैंग्वेज का लैब है तो उसके लिए अलग से इक्विपमेंट चाहिए, म्यूजिक का लैब है तो उसके लिए अलग से इक्विपमेंट चाहिए, जैसा लैब होगा वैसा उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए। फिजियोथेरेपी का है लैब तो उसके लिए अलग चाहिए, अगर ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए है लैब तो उसके लिए अलग से मटेरियल चाहिए, अगर ऑडियोलॉजी का है लैब तो उसके लिए अलग से मटेरियल चाहिए। तो जैसा लैब है वैसा उसका इक्विपमेंट भी वहां होगा। तो ये सब चीजें जब रहेंगी तभी बच्चा सीख पाएगा। ऐसा पता चला कि खाली लिख दिया हुआ है क्या भाई ऑडियोलॉजी लैब, वहां ना तो ऑडियो मीटर है, ना तो हियरिंग एड है, और ना ही वहां साउंड प्रूफ रूम है, तो ऐसे थोड़ी बच्चे सीख पाए। तो लैब भी हो और सब चीजें हो तो उसके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर बन पाएगा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि फिजिकल एनवायरनमेंट में दो चीजें, एक हुआ क्लासरूम का सेटअप और दूसरा हुआ रिसोर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सीखते हैं। सोशल एनवायरनमेंट कैसा होगा, अभी तो हमने लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में सीखा, फिजिकल एनवायरनमेंट के। अब सोशल एनवायरनमेंट कैसा होगा, तो सोशल एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि पॉजिटिव और इंक्लूसिव क्लासरूम में हर बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करे। जैसे जितने भी 8-9 लोग आपकी क्लास में हैं, तो सारे बच्चे अपनी अपनी बातों को कहें, एक नहीं कि एक तीर घाट जा रहा है, एक मीर घाट जा रहा है, एक पापा क्या जा रहा है, एक मम्मी क्या जा रहा है, एक आ ही नहीं रहा है, एक रोज आ रहा है, एक आधे बेला भाग जा रहा है, और एक पढ़ाने चला जा रहा है। तो ऐसे थोड़ी क्लास चलेगी भाई। क्लास में जब सब लोग रहेंगे तो टीचर पढ़ाएंगे और पढ़ने में मजा आएगा, एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। भाई एक म्यूजिक वाली टीचर है तो कुछ म्यूजिक के बारे में बताएं, एक दो बुजुर्ग महिलाएं हैं तो बुजुर्ग लोग आएंगे तो वो अपनी अपनी बातें करेंगे, और दो तीन चार नए नए हैं तो नए नए सीखेंगे। वो एक लड़का है, वो लड़का आएगा तो बल बल बातें करेगा, वो कुछ अपनी बातें करेगा। आजकल कहा है वो नहीं आता है, क्या नाम उसका, आपकी क्लास में लड़का था ना, वो कहाँ गया, क्या नाम उसका? ઘરે ગયેલો છે ઘરે ગયો લગે છે, શું નામ છે? નરેશ नरेश, अच्छा ठीक। तो ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तब जाकर के पॉजिटिव और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बने। वहीं हमें एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, टीचर्स के साथ में और स्टूडेंट्स के साथ में, टीचर स्टूडेंट्स के साथ में मेंटेन करे और स्टूडेंट्स टीचर के साथ में मेंटेन करे। ये नहीं कि अरे इनको क्या आता है क्या पढ़ाएंगे, अरे इनको क्या आता है क्या पढ़ाएंगे। अब टीचर भी कह रहे हैं "अरे सब ऐसे ही है, सब ये दिव्यांग के टीचर बनने हैं, इनको कुछ नहीं आता है, क्या पढ़ेंगे, सब ऐसे बकवास है"। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा फेल हुआ है उसमें हम फेल हुए हैं, मैं तो ये मानता हूँ। अगर कोई बच्चा फेल हुआ है क्लास में पढ़ते पढ़ाते, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं, आपने ढंग से पढ़ाया नहीं, आपने उसके प्रति सजग नहीं रहे, तब जाकर के बच्चा फेल हुआ है। मैं तो पर्सनली यही मानता हूँ, बाकी कौन क्या मानता हूँ मुझे नहीं पता। अगर बच्चे फेल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे विषय में या मेरे तत्वाधान में बच्चे फेल हुए। ओके, तो ऐसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। और आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा ओपन एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि हर कोई बात अपनी को कह सके, हर कोई बात, चाहे कोई अपनी बात को कहना चाहे तो उसको दबाना नहीं है कि भाई तू नहीं, नहीं, नहीं अभी नहीं बोलना है, नहीं चुप 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 चुप, बाद में बोलना नहीं, तुझे बोलना ही नहीं है, तू तो खाली क्लास कर, ऐसे भाई क्यों। हर बच्चे का अधिकार है सीखने का, हर बच्चे का अधिकार है अपनी बातों को पूछने का, उसके अंदर जो मन में डाउट चल रहा है उस डाउट को पूछने का उसको अधिकार है। तो ऐसे ये यहाँ पे एक ओपन एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सोशल एनवायरनमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा हमने पढ़ा सोशल एनवायरनमेंट। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, एक इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट है, एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है और एक कल्चरल एनवायरनमेंट है। तो अभी दो हमने पीछे पढ़ा, चार यहाँ पे छह हो जाएंगे, तो छह हो जाएंगे। इन दोनों में दो दो बातें। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में मतलब कि मनोवैज्ञानिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब कि हमेशा तनाव क्लास में न रहे,
क्लास में हमेशा तनाव में रहे। अरे वो तीर घाट जा रहा है, वो मीर घाट जा रहा है, खाली तीन ही बच्चे हैं, तीनों में बनती नहीं है, खाली नौ ही बच्चे हैं, नौ में बनती नहीं है, ऐसा क्यों भाई? हर किसी में बनना चाहिए। क्लास एक यूनिटी की तरह दिखनी चाहिए, यूनिटी की तरह दिखनी चाहिए। तो वहां पे इमोशनल सेफ्टी भी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, तो कोई कहा बच्चा कहा है, तो उसको उसकी बात को सेक्रेट रखना चाहिए, उसकी बातों को तवज्जो देनी चाहिए। तो एक इमोशनल सेफ्टी अगर रहेगी बच्चे को, तो बच्चा अपनी बातों को कह सकेगा। एक बच्चा साई है, बच्चा बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, कोई बात नहीं है, नहीं बोलता है, तो उसको सबके सामने नहीं डांटना है, उसको बाद में जाकर के समझाना है कि आपको कुछ बोलना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं है, लिख करके बता दो। आप बोल करके नहीं बताना चाहते, लिख के बता दो। तो उसकी इमोशंस की कदर करनी चाहिए, वो जो कहना चाहता है उसकी कदर करनी चाहिए, तब जाकर। साथ साथ में मोटिवेशन, कंटिन्यूअस मोटिवेशन अगर मिलता रहेगा बच्चे को, तो मोटिवेशन ना एक खाद का काम करता है। जैसे नहीं होता है कि हमें लाइट तो मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, लाइट और पानी तो मिल रहा है, बट साथ साथ में हमें खाद भी चाहिए। खाद मतलब पौष्टिक खाद। तो खाद मतलब वो उर्वरक, अगर उर्वरक हमें मिल रही है, फर्टिलाइजर अगर हमें मिल रहा है, तो हमारा जो प्रोग्रेस है, जो उन्नति और तेज होगी। तो मोटिवेशन ये खाद का काम करता है हमारे जीवन में, हमारी लर्निंग में। तो मोटिवेशन भी होना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कैसा बनेगा? वो हेल्दी बनेगा। आगे कह रहा है इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट, सूचना। जब हम पढ़ाते लिखाते, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जैसे हम हमारा ये इंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं कुछ सिखा रहा हूँ या इंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मतलब सूचना दे रहा हूँ। तो सूचना देने वाला वातावरण कैसा होना चाहिए? तो सूचना देने वाला वातावरण की टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट कि मैं खाली बड़ा 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 करके पढ़ा करके बड़ा बड़ा फटफट पढ़ करके चला गया, ऐसा नहीं। साथ में उसको एक्सप्लेन करो, भाई इसका मतलब क्या है, ये किस जगह पे लागू पड़ेगा। लागू पड़ेगा जब आप उसको समझाओगे, तब बच्चे उसको कोरिलेट कर पाएंगे, सीख पाएंगे। वो भी कोरिलेशन कैसे? तो उसके सिचुएशन में वो जहां रहते हैं उससे कनेक्ट करके बताओगे, तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे। तो टीचिंग मेथड है, कौन सी चीज को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? हर एक चीज को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। हर एक विषय को पढ़ाने के लिए एक ही मेथड नहीं होता है, हर विषय को पढ़ाने का अलग अलग मेथड होता है। साइंस पढ़ाने का अलग मेथड है, सोशल साइंस का पढ़ाने का मेथड अलग है, मैथ पढ़ाने का मेथड अलग है, लैंग्वेज पढ़ाने का मेथड अलग है। जब मैं आगे आऊंगा, हमारे मुझे पढ़ाना है मेथड, तो मैं पढ़ाऊंगा आगे आने वाली 2-3 क्लास में, मैं मेथड लूंगा। ओके। अब कह रहा है असेसमेंट प्रैक्टिस, पढ़ा लिया। पढ़ाने के बाद आपको ये भी तो जानना है ना, हमारे 4 चरणों में से एक चरण हमारा असेसमेंट का भी था। पहला चरण हमारा था क्या? पहला चरण था हमारा प्लान करना, दूसरा चरण था इम्प्लीमेंट करना, तीसरा चरण था इवेलुएट करना। तो इवेलुएट करना ही हमारा असेसमेंट है। तो असेसमेंट भी करना हमें है पढ़ाते पढ़ाते कि बच्चों ने सीखा कितना। साथ में टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्या होगा? तो हमें टेक्नोलॉजी, आजकल तो बिना टेक्नोलॉजी कोई काम ही नहीं हो रहा है। लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, एलईडी चाहिए, साथ में वहां पे स्मार्ट बोर्ड चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, ये सब चाहिए ही भाई, बिना इसके नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी भी जरूरत है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सिखा सकते हैं? आप हर कुछ ना पढ़ाओ, बच्चों को दे दो, यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, बच्चों को खाली लिंक दे दो, लिंक दे दो, बच्चे उसे पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। फिर बाकी पूछ लो। सब चीज थोड़ी उनको स्पून फीडिंग करानी, खाली उनको चम्मच लेकर के खिला पिला देना नहीं। कुछ चीजें बच्चों को सीखने के लिए कह दो, उनको अवसर तो दो। अवसर दोगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद ही सीख ले। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी मेंटेन करना, अगर कोई बच्चा डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लैपटॉप चलाने नहीं आता है, प्रोजेक्टर नहीं चलाने आता है, उसको अवसर दो सीखने का। जब उसको अवसर मिलेगा तभी जान पाएगा। उसको पीपीटी बनाने का अवसर दो, पीपीटी बनाना सीखेगा। हमारे यहाँ जब मैं वहां पे था केएल में, तो बीएड वाले बच्चों को पीपीटी बनाने के लिए दी जाती थी, डिप्लोमा वाले बच्चों को पीपीटी बनाने के लिए दी जाती थी। बच्चे शुरू शुरू में कहते थे सर हमको नहीं आता बनाने के लिए, पीपीटी कैसे बनाएंगे? नहीं आता। जैसे ये पीपीटी है, इस पीपीटी को बनाना कैसे है? सर नहीं आता है। अरे बस सीखो तो, करो तो, तुम्हारे फोन में ही बन जाएगा। जैसे तुम वीडियो बनाते हो, वैसे पीपीटी बनाना भी आसान काम है। एक बार जाओ तो अंदर, सीखो तो, हो जाएगा। तो उनको अवसर देना, उनको इस डिजिटल लिटरेसी के बारे में जानकारी देना। पहले लोग फोन पे नहीं यूज करते थे, गूगल पे नहीं यूज करते थे। आज फोन पे, गूगल पे, हर पे यूज करते हैं। सब कुछ उनके जेब में ही है। रुपया नहीं लगता कोई आजकल, 20 रुपया, 50 रुपया खाली इतना ही रहेगा। कैश बहुत ज्यादा नहीं कोई रखता। पहले तो लोग लाख लाख रुपया कैश कैरी करते थे। आजकल तो खाली फोन कैरी करना है, फोन को चार्ज रखना है, उसे बैलेंस रखना है, हर काम आपका हो जाएगा, जहां जाओ वहां हो जाएगा। तो ये सब डिजिटल लिटरेसी है। तो डिजिटल लिटरेसी भी होना चाहिए। आजकल हर एक कंटेंट अवेलेबल है। आप जो कंटेंट, आप अगर मान लो आपको तीसरी दूसरी चौथी क्लास का कंटेंट चाहिए, तो आप चले जाओ, वहां पे एक ऐप आता है, कौन सा ऐप है वो, कंटेंट वाला है, जिसमें मित्र। हाँ?
शाळा मित्र ऐप છે સર। साड़ा मित्र, हाँ साड़ा मित्र। तो साड़ा मित्र ऐप पे सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा वहां पे। तो साड़ा मित्र में कंटेंट के, अब साड़ा मित्र में जाओगे ना तो कंटेंट भी है उसमें, प्रश्न भी है, प्रश्नों को पूछने का तरीका भी, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। बस वहीं से पढ़ लो, साड़ा मित्र से हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। तो ये हमें डिजिटल लिटरेसी भी बच्चों को आनी चाहिए। वही बात करते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट। हर एक कल्चर इंपॉर्टेंट है, चाहे वह हिंदू कल्चर हो, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो, चाहे वो गुजराती कल्चर हो, चाहे हिंदी कल्चर हो, चाहे कोई कल्चर हो। हर कल्चर की जो उसकी डाइवर्सिटी है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसको ध्यान दो। ये नहीं कि अरे तो मुसलमान है क्या जानता है, अरे तो हिंदू है तो क्या जानता है, अरे तो सिख है तो क्या जानता है, अरे तो ईसाई है तो क्या जानता है, ऐसा नहीं। हर एक कल्चर की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना चाहिए, तब जाकर के हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा। क्योंकि क्लास में बस एक ही ग्रुप के बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए, स्कूल में हर एक ग्रुप के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो हर एक ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रखना, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देना। बस हिंदी में नहीं पढ़ाना, बस अंग्रेजी में नहीं पढ़ाना, बस गुजराती में नहीं पढ़ाना। वहां पे अगर वेरियस प्रकार के बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो वहां पे हर बच्चे का फायदा हो, ऐसा ध्यान रखना। तब जाकर के हेल्दी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा। चलिए थोड़ी और आगे बात करते हैं, तीन और है इसमें। तीन और है, कह रहा है कि कोलाबोरेटिव एनवायरनमेंट। कोलाबोरेटिव मतलब कि कुछ तुम दो कुछ हम दें, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। जब कुछ तुम चलोगे कुछ हम चलेंगे, कुछ तुम दोगे कुछ हम देंगे, तो क्या होगा, बात बन जाएगी। एक और एक कितने हो जाते हैं, एक और एक, બે। हाँ ना, खोटू 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 खोटू, एक और एक 11। एक और एक, बे तो होगा सरवाड़ा में, बट एक और एक 11 होते हैं। एक के साथ में एक लगा दोगे तो 11 बन जाएगा। तो ऐसे हम, उसकी कुछ स्किल है मेरी कुछ स्किल है, हम दोनों जब मिल जाएंगे तो एक हमारा एकदम बंद मुट्ठी बन जाएगी। उंगली उंगली अभी अलग अलग उंगलियां हैं, सारी उंगलियां, चाहे वह अंगूठा हो, चाहे वह तर्जनी हो, अनामिका हो, मादिका हो, कनिष्ठा हो, ये पांचों उंगलियां को अभी उंगली है, उंगली खुली उंगली, और बंद हो गई तो बन गई मुट्ठी। हाँ, तो बन गई मुट्ठी, तो मुट्ठी बन गई तो एकता बन गया। तो ऐसे कोलाबोरेटिव मैनर होना चाहिए। सारे उंगलियां जब मिल जाएंगे एक साथ में घूसा मार देंगे किसी। तो ऐसे सारे बच्चे जब अलग अलग बन जाएंगे, तो किसी को अंग्रेजी आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को उर्दू आता है, तो हम एक साथ में कितनी सारी भाषाएं सीख लें। कोई खेल में बहुत बड़ा माहिर है, क्रिकेट में कोई माहिर है, कोई म्यूजिक में बड़ा माहिर है, कोई किसी में माहिर है, तो हमारा कितना बढ़िया काम है। तो ऐसे ग्रुप वर्क होना चाहिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में कि मान लो कि सीपी स्कूल है, सीपी स्कूल तो मान लो यहाँ पे बड़ा सारा डोनेशन आता है, तो इसको छोड़ देते हैं, हम एक जनरल स्कूल की बात करते हैं जो सामान्य विद्यालय है। सामान्य विद्यालय में गवर्नमेंट ने तो जो पैसा दिया दिया है, हो सकता है कुछ चीजें है उसकी जरूरत है, अभी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही है। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, कोई जो ये है सुथार है, तो कोई सुथार है तो सुथार का काम लकड़ी ला करके दे दे। कोई हलवाई है तो वो काम करके ला करके दे दे, आकर के दिन खाना बना दे। कोई वहां पे राजगीर है तो आकर के वो दीवार जोड़ दे। सब लोग अलग अलग, कोई किसी के पास दूध का व्यवसाय है तो दूध ला करके दे दे। तो हर कोई है, जितने लोग बच्चों के पेरेंट्स वहां पढ़ते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो स्कूल कितना चमक जाएगा। एक दिन आपने देखा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक सीरियल है, उस सीरियल में क्या होता है कि एक एपिसोड है, उस एपिसोड में वहां पे उसके बिल्डिंग की, गोकुल धाम की बिल्डिंग की रेनोवेशन होता है। तो रेनोवेशन में सब कुछ बन जाता है, और बनने के बाद पेंटिंग का काम आता है, कि कलर का काम। अब कलर के काम में एक दिन आता है, वो सारा पाइप भी बांध करके चला जाता है। दे देते हैं ठेका, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं सब, भिड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देता। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद फिर क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर आता है, आकर के वो सारा सब जगह बांध देता है, लकड़ी और बांस बम्बू बांध देता है कि अब पेंटिंग होगी। अब पेंटिंग में बंद होगी, वो होगी। अब वो कहता है कि कलर लाने के लिए पैसे दो। तो बोलते हैं कि कलर कहाँ से लाओगे, तो उसमें जेठालाल कहता है कि कलर हम मंगा देंगे, सस्ता मिलेगा। बोलेगा नहीं, कलर तो हम ही लाएंगे। वो क्यों कहता है कि कलर अगर वो लाएगा तो उससे उसका कमीशन बनेगा, उससे उसका कमीशन बनेगा। तो अब कमीशन के चक्कर में वहां लड़ाई हो जाती है। बोलता है कि उसको तू तड़ाम करता है, ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये उसको जेठालाल को तुम तड़ाम करता है। वो भड़क जाता है, बोलता तुझे करना है कर, नहीं तो जा। वो भी भड़क जाता है, हम तो करेंगे नहीं और तुम्हारा कोई नहीं करेगा। अब वो सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कलर वाले को, सबको फोन करके मना कर देता है कि गोकुल धाम में जाना मत, मेरे साथ की बात है, गोकुल धाम में जाना मत। अब भीड़े जिसको जिसको फोन करता है कि पेंटिंग करने के लिए, कलर करने के लिए आ जाओ, सब ना बोल देते हैं।
अब आपस में सब मीटिंग करते हैं, हम क्या करें, तो करें, तो वहां पे चाचा जी कहते हैं कि भाई अगर आप दूसरों के भरोसे रहोगे ना तो नहीं होगा, खुद से लगो, चलो लग जाओ। तो हर कोई वो ब्रश लेकर के, कलर लेकर के लग जाता है और पूरा का पूरा गोकुल धाम कलर कर देता है, पूरा का पूरा गोकुल धाम कलर कर देता है। तो सभी ने मिलकर के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया, सबने, हर घर ने मिलकर के योगदान दिया, जो काम किसी दूसरे पर निर्भर थे खुद हो गया। तो ऐसे एक स्कूल को अगर बढ़िया बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। मम्मी पापा का खाली स्कूल में टीचर ही नहीं सिखा सकता है, मम्मी पापा भी सिखाएंगे तब जाकर के होगा, सारे लोग सपोर्ट करेंगे तब जाकर के। एम्बुलेंस चलती है तो एम्बुलेंस तो चलती है, अगर एम्बुलेंस कोई रास्ता नहीं देगा तो मरीज बेचारा मर जाएगा रास्ते में ही। तो जैसे एम्बुलेंस चलती है तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, कमेटी का पार्टिसिपेशन की रास्ता छोड़ दो, कमेटी जाने दो एम्बुलेंस को, उसमें कोई मरीज बैठा, उसको जरूरत है, तत्काल की जरूरत है। तो ऐसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्कूल में होना चाहिए। आगे चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। भाई किसी को अभी हाल हाल में लगा है, अब चाचा जी जैसे हैं, उनको कहीं भी किसी भी जगह पे उनको जो है वो लग जाता है वॉशरूम, तो वॉशरूम लग जाता है, तो चाचा जी को जैसे ही वो उछल कूद करते हैं पता चल जाता है कि चाचा जी को वॉशरूम लगा है। तो तुरंत तुरंत जेठालाल कहता है चलो 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 बाबूजी बाबूजी चलो, अब उनको लेके जाता है। तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा एक बार में नहीं कहना चाहता तो ये उसको डांट डपट मत करो कि तुमने एक बार में क्यों नहीं उत्तर दिया। भाई कोई नहीं, 2 बार चांस दो, 3 बार चांस दो, 4 बार चांस दो, तो उसको चांस दो करने के लिए, और उसकी जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से एडेप्टेशन करो। ये सभी एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में का हिस्सा है। आगे, सेफ्टी और वेलबींग बहुत जरूरी है। सेफ्टी कि जहां जहां पे हैजार्ड्स हैं, जहां जहां पे हैजार्ड्स हैं उन सारे हैजार्ड्स को मेंटेन करके रखना चाहिए। दरवाजे आसानी से हर कोई बच्चा खोल ले, ऐसा नहीं कि दरवाजे ना खुल पाए। स्विच है तो स्विच उनके स्पेस पे हो जहां से वो स्विच दबा सके, ऐसे को। और स्विच में भी वो डुप्लीकेट वाले स्विच ना कि जैसे स्विच लगा शॉक लग गया, ऐसा नहीं। सारी चीजें वेल मेंटेन हो, वहां पे हवा उजास आए, बच्चों का पूरा संरक्षण हो, उनको कोई गाली ना दे, उनको कोई उनके साथ में कोई बुलिंग ना करे, ये सब चीजें नहीं। तो ये सभी चीजें जरूरी है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। तो कुल मैंने यहाँ पे 8 लिए थे। पहला हमने लिया था कि फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा हमने सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा हमने लिया था साथ साथ में, तीसरा हमने क्या लिया था, तो तीसरा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हाँ, साइकोलॉजिकल के बाद इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट के बाद हमने क्या लिया था, आ गया क्यों नहीं चल रहा है, हाँ एक मिनट, हाँ ओके। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट ये था। उसके बाद था कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड वेलबींग। कुल कितने थे, तो 4 3 7 और 2 9, 9 है। कुल 9 प्रकार के एनवायरनमेंट टीचिंग लर्निंग हाँ। एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है। कितने, हेलो, कुल कितने एनवायरनमेंट हो गए, कितना, 7 नहीं 9, सात 9 9, नहीं सर, सात જ છે. 7 नहीं 9। तो एक एक थे फिजिकल, एक थे फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट पहलो, પછી सोशल एनवायरनमेंट बीजो, પછી साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बड़े तीजो, चौथो પાંચમો છઠ્ઠમો સાતમો આઠમો અને નવમો, કુલ કેટલો, કેટલા થયા, હે? કેટલા એનવાયરનમેન્ટ થયા કુલ, એટલે કેટલા વસ્તુ થઈ કુલ એમાં ચર્ચામાં, તો કુલ 9। સરસ, હવે આગળ વધીએ। સર મેં अच्छा, બધું चर्चा केवी थी? સરસ, હવે વાત કરીએ છીએ આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન चर्चा એન્ડ કન્ટેન્ટ ફ્રોમ ધ ટીચર ટુ ધ લર્નર। હવે ટીચર જે છે ને વિદ્યાર્થીઓ સુધી कंटेंटના लेन-देन કેવી રીતે કરશે, તો लेन-देन કેવી રીતે કરશે, तो एक शिक्षक एक शिक्षार्थी तक सामग्री के लेन-देन में एक गतिशील और इंटरैक्टिव प्रक्रिया शामिल होती है, जिसका उद्देश्य प्रभावी शिक्षण को सुविधाजनक बनाना। तो बालकों जेम बच्चों के जैसे ही, जैसा बच्चों का लेवल है वैसा ही टीचर क्या करेगा, उसको सिखाएगा। तो ये भी उसके लिए जरूरत होती है। तो टीचर को कंटेंट पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए उनकी लेवल तक जाना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए करना पड़ेगा, यह प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाना, संचार करना, सहभागिता करना आवश्यक होता है।
तो कुछ चीजें इसमें, क्या क्या चीजें उसको देख लेते हैं। इतनी चीजें इसके कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ट्रांजेक्शन करने की, इतनी सारी 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में पहला लेसन प्लान बनाना। अगर हमें अपने कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाना है, कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए लेसन प्लान बनाना, बच्चों के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन करना, बच्चों के साथ में कैसे एंगेजमेंट करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, क्वेश्चन आंसर बच्चों के साथ साथ में करना, जैसे मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहता हूँ आप लोगों से, तो वैसे क्वेश्चन पूछते रहना, फीडबैक बच्चों को देते रहना, फीडबैक भी उसके लिए जरूरी है, असेसमेंट टाइम टाइम पे करते रहना वो भी जरूरी है, स्केप फोल्डिंग बच्चों को मंच प्रदान करना। स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा वातावरण क्रिएट करो जिसमें बच्चे आकर के खुद ही बोलने लगे। बच्चे एक ऐसा वातावरण बना लो कि उस वातावरण में बच्चे आकर के बोले, जैसे मैंने अभी वातावरण बनाया, तो आपके मन में वो दिमाग में चलने लगा होगा वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कि हाँ ऐसा एपिसोड तो था, हमने भी देखा था, या जिसने नहीं देखा होगा बोले अच्छा मैं चल के देख लूंगा। तो ऐसे इसके फोल्डिंग मंच प्रदान करना, साथ साथ में पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सब घटक है। किसके घटक है? ये घटक है जब हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं, कंटेंट को, जो हमारा विषय वस्तु होता है, जो हमारा लेसन होता है, लेसन जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो हमें ये सारी पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। चलिए अब ये बात करेंगे क्यों जरूरी है, हमें कंटेंट को इफेक्टिव तरीके से बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों है, शिक्षक से शिक्षार्थी तक सामग्री का प्रभावी आदान प्रदान क्यों आवश्यक है। तो उसके लिए कुछ बातें हैं। पहला तो सीखने की सुविधा प्रदान करना, अगर हम प्रभावी तरीके से डिलीवर करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा, बच्चे सीखेंगे। वहीं जितने भी कॉन्सेप्ट वो क्लियर होंगे, बच्चों कॉन्सेप्ट जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट होंगे, अगर सही ढंग से कंटेंट को डिलीवर किया गया है तो सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होंगे, बच्चे उस कंटेंट से जुड़ाव महसूस करेंगे। बच्चे बच्चे उस कंटेंट, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उससे उनको लगेगा अरे हाँ ये तो हम जानते हैं, हमें हमें पता चल रहा है, तो जुड़ाव पैदा करेंगे। साथ में विभिन्न प्रकार की शैली, जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है उसका उपयोग करना। तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल में एक बड़ा फेमस लर्निंग स्टाइल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, बता देता हूँ, उसे कहते हैं वक्त, VAKT, वक्त। वक्त टाइप का लर्निंग स्टाइल है। वी मतलब विजुअल, वी मतलब विजुअल, VISUAL, विजुअल। विजुअल, ए मतलब ऑडिटरी, ऑडिटरी, और के मतलब काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक, और टी मतलब टैक्टाइल, टैक्टाइल। तो ये इस प्रकार के लर्निंग स्टाइल क्लास में उपयोग कर, तो जब हम ये लर्निंग स्टाइल के हिसाब से बच्चों को उपयोग करेंगे, तो क्योंकि बच्चे एक ही प्रकार के, सारे बच्चे विजुअल लर्नर नहीं है, सारे बच्चे ऑडिटरी लर्नर नहीं है, बच्चों में अलग अलग प्रकार के प्रकार है। तो बच्चे जब ये चारों प्रकार का हम प्रयोग करेंगे, तो जो बच्चा जैसा होगा वैसा सीख लेगा। तो विभिन्न प्रकार के शिक्षण शैली का भी उपयोग करना, साथ साथ में बच्चों के अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना, बच्चे सोचें, सोचने पर मजबूर हो, तो वैसा भी करना। साथ साथ में सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना, जैसे हमने पीछे बनाया था वातावरण बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सभी पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एक रिटेंशन, जो धारण की क्षमता है वो फोस्टर करना, बच्चे कैसे याद कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स, जो छोटे छोटे निमोनिक्स है वो बताना। जैसे मैंने कहा वक्त, वक्त जैसे मैंने कहा केबी स्क्वायर, केबी स्क्वायर आपको जल्दी से याद हो जाएगा, वक्त आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस बातों से कि आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा, कुछ कनेक्टर हो, कुछ उदाहरण हो, तो उन उदाहरण के माध्यम से आप जल्दी से ग्रास कर पाए। तो वैसे जो पोस्टर करना वो भी बच्चों को सीखने के उद्देश्य को संबोधित करना। अच्छा हम क्यों सीख रहे हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है, बच्चों को पता हो। हम ये नहीं कि हम आंख मूंदे बस दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भाई कहाँ तक जाना है, किस जगह जाना है, पता ही नहीं है। तो पता हो कि कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, क्यों जाना है, तो बच्चे जाने के लिए प्रेरित हो। विद्यार्थी की सफलता को बढ़ावा दे, बच्चे जितना भी अचीव कर रहे हैं उसको प्रमोट करना, उनके सक्सेस को प्रमोट करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना। बच्चे पास में तो आज भी, आज हम उत्साह मनाएंगे, आज हम लोग उत्सव मनाएंगे, तो ऐसा मनाना, तो बच्चे उसमें सहभाग होंगे और हर बच्चे को लगेगा यार हमारा भी एक दिन सम्मान हो। तो ऐसे करना। शिक्षक और छात्र के संबंध को बढ़ावा देना, टीचर और पीपल का जो रिलेशनशिप है वो बढ़ाना, साथ में छात्रों को भविष्य के सीखने के लिए तैयार करना। अगर हम ऐसे मेंटेन करेंगे तो बच्चा आगे भी चल करके सीखेगा और वह आगे बढ़ेगा। तो ये सब बातें थी कि हमें क्यों जो कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाना है, वो क्यों पहुंचाना है, वह ये मैंने यहाँ पे आपके लिए समझाया। इतनी सारी पॉइंट है, वो पॉइंट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कंटेंट क्यों बच्चों तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए ये सब सारी बातें जरूरी है।
चलिए थोड़ी और आगे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि अभी शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। अगर बच्चों को ये कंटेंट डिलीवर करना है तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो शिक्षक की भूमिका हो सकती है, शिक्षक एक सकारात्मक सकारात्मक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। एक कल्चर, सकारात्मक वातावरण क्रिएट कर सकता है। जब सकारात्मक वातावरण क्रिएट होगा तो सारे बच्चे ऑटोमेटिक सीखने लगेंगे। देखते हो कुछ टीचर है बच्चों को खेल के माध्यम सिखाते रहते हैं, बच्चों के बड़े प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे उसमें वो बच्चों की फीलिंग को समझते हैं, बच्चे किस प्रकार से करने वाले वैसा सीखते हैं। तो ये टीचर का रोल है कि वह एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, साथ साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करे। ये नहीं कि क्लास में पढ़ाया अब टीचर को यार नहीं 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 सब क्लास में जब मैं आऊंगी तभी पूछना है, बाहर नहीं, मेरा काम बस 45 मिनट का थे, उसके बाद मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को कभी भी कोई डाउट आया तो उस टाइम में पूछने के लिए तैयार। क्लियर कम्युनिकेशन, बच्चे के साथ में स्पष्ट रूप में उदाहरण के माध्यम से, स्पष्ट रूप में के रूप में कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को समझाने के माध्यम से समझाया जाए। बच्चे के साथ में अगर स्पष्ट कम्युनिकेशन होगा तो कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होगा, और ये रोल भी होना चाहिए, भूमिका भी होनी चाहिए। अब बता बात करते हैं कि हर एक प्रकार का बच्चा, यहाँ पे एक ही प्रकार के बच्चे नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई देख करके सीखने वाला होता है, कोई सुन करके सीखने वाला होता है, कोई विजुअल के माध्यम से सीखने वाला होता है। तो हर एक प्रकार के अलग अलग विजुअल लर्नर है, तो लर्नर को यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लर्नर को सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। जैसा मैंने कह दिया, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर में बढ़ाने के लिए टीचर्स को प्रेरित करना चाहिए। साथ साथ में कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट फीडबैक देना चाहिए। अरे वाह, तू बड़ा बढ़िया करता है, एकदम बढ़िया करता है, देख तू ऐसे ऐसे करता है, और तू अगर थोड़ा और ऐसे कर लेगा ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो तुम ड्राइंग में कितना बढ़िया बनाया, ड्राइंग बढ़ाने का तरीका कितना तुम्हारा था, थोड़ी लाइन तुम अगर यहाँ से यहाँ कर दोगे ना और बढ़िया हो जाएगा। जैसे तुमने पहले तारीफ कर दी, तारीफ करके और उसके बाद अगर आप फीडबैक दोगे ना तो बच्चा उस फीडबैक को इनकारपोरेट करेगा, समझ लेगा उसकी उस फीडबैक को अपनी बातों में। सर ने मेरी कितनी सारी प्रशंसा करी, एक उन्होंने सजेशन बताया, क्यों नहीं मैं इसको शामिल करूं। तो उसको इस प्रकार का सजेशन भी टीचर्स को देना चाहिए। साथ में प्रमोटिव कोलैबोरेशन, प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेशन, सहयोग को बढ़ावा देना। कि दो बच्चे अगर कर रहे हैं तो कोई नहीं, दो बच्चे और जुड़ जाओ, कर लो। अगर कोई कह रहा है कि सर मैं अकेले नहीं करूंगा, मुझे दो बच्चे और चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, ले लो, दो बच्चे और ले लो। तो ऐसे कोलैबोरेशन को सपोर्ट देना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा, टेक्नोलॉजी को इनकारपोरेट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी साथ में होनी चाहिए, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी, आज के समय में बिना टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो टीचर को टेक्नोलॉजी से टेक्नो से भी होना चाहिए, टेक्नो से भी टीचर को बनना चाहिए। अगर टीचर टेक्नो से भी नहीं है तो वह नहीं समझ पाएगा। देख रहे हैं, मैंने जो भी पीपीटी बनाया ये सब पीपीटी आपको पढ़ाने के लिए मैंने बनाया, ऐसे नहीं कि मेरे पास बना बनाया था कि मैं 3-4 घंटे बैठ करके मैंने बनाया आपके। तो ये सारे ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बनाया तो आपको प्रेजेंट कर सकता। तो ये इस ऐसे माहौल होना चाहिए। साथ में कह रहा है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों से आते हैं, कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई सामान्य बच्चा है, कोई बिल्कुल डल बच्चा है, कोई बहुत होशियार बच्चा है, कोई अपने आप में खोया रहता बच्चा है, कोई बहुमुखी बच्चा है, कोई अंतर्मुखी बच्चा है। इन सारे बच्चों के डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, बनाना, ये सारे बच्चे वाले काम आ सकते हैं। तो ऐसे जो हम करेंगे, टीचर जब इस प्रकार के भाव रख करके पढ़ाएगा बच्चों को, तो एक अच्छा माहौल बन पाएगा और अच्छा कंटेंट का डिलीवर बच्चों के सामने हो पाएगा। तो यहाँ तक जो हमारी आज की चर्चा थी वो हमारी यहाँ तक ही थी। अब कंक्लूजन है, शिक्षक एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो न केवल एकेडमिक, मतलब जो क्लास में पढ़ाने वाला है, शिक्षा का समर्थन करता हो, बल्कि उनके छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण का भी पोषण करता हो। बस क्लासरूम में ही नहीं रह करके उसका समाज भी बढ़े, उसकी भावना का भी विकास हो, मनोवैज्ञानिक कल्याण हो, इन सब का कल्याण करने के लिए टीचर को ऐसा माहौल बनाना चाहिए और ऐसा रोल उनको अदा करना चाहिए। चलिए हम कुछ रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन हमने समझा लर्निंग, हमने लर्निंग की विशेषताएं समझी, और लर्निंग उन्होंने सीखा था केबी स्क्वायर, कुछ लर्निंग की विशेषताएं 7-8 सीखी थी। और लर्निंग के हमने प्रतिरूप 2 हमने चित्र दिखाए थे, उन चित्रों के माध्यम से एक में था अचीवमेंट। हाँ, तो ऐसे हमने वो सीखे हुए थे। साथ में हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों में सीखना बात किया था। तो हमने बात किया था हमने बात किया था वाइगोस्की को, हमने बात किया था पियाजे को, हमने बात किया था ब्रूनर को, और हमने बात किया था, साथ में हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा हुआ था। ठीक, तो इतने लोग हमने मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा हुआ था। साथ में कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा हो, तो मैंने इस पर भी चर्चा कर ली थी। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कंटेंट को कैसे ट्रांजिट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पढ़ाएंगे। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को हमने 9 बताया था, और ट्रांजेक्शन कैसे कंटेंट को करेंगे इसके बारे में चर्चा हमने कर ली। साथ में टीचर्स का रोल कैसा होगा इसके बारे में चर्चा कर ली।
थोड़ा कंक्लूजन भी देख लिया कि टीचर्स को खाली एकेडमिक ही नहीं, उसका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक रूप में भी उसको आगे, भावनात्मक रूप में भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये थे कुछ चीजें, रिवीजन हमने कर लिया। चलिए एक आध दो प्रश्नों को ले लेते हैं। चलिए सभी लोग ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ सर। चलिए देखिए, कह रहा है प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है क्या। अगर हम बच्चे को प्रशिक्षण के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन करा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? शिक्षण कहेंगे, अधिगम कहेंगे, प्रेरणा कहेंगे, विकास कहेंगे? किसी बच्चे में ट्रेनिंग विकास। दे, क्या? विकास। विकास नहीं, उसे लर्निंग कहेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, अगर मान लो बोल नहीं सकते हो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, चैट बॉक्स में दिख सकता है। ठीक है, तो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है लर्निंग। जैसे आपको प्रशिक्षण दिया जाए तो आप लर्निंग कर, आपकी लर्निंग हो रही है, तो लर्निंग हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाब नंबर 2 है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक अच्छे अधिगमकर्ता की मुख्य विशेषता क्या है? एक अच्छा अधिगमकर्ता कैसे बन सकता है? इच्छा शक्ति के द्वारा, अवधान के द्वारा, बुद्धिजीवी बनने के द्वारा, या परिपक्वता के द्वारा? एक अच्छा अधिका की विशेषता क्या होनी चाहिए? जो लर्निंग करने वाला है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? उसके अंदर में क्या हो कि वो बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है? जवाब, जवाब चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर या परिपक्वता। परिपक्वता नहीं आएगा, हमें इच्छा शक्ति आएगी। जैसे मैंने कहा था ना कि एक मैंने पूछा था एक बार, मैंने जो आज मैं पढ़ा रहा था, मैं चर्चा कर रहा था कि जब हमारे एडमिशन होता है तो मैं पूछता था क्या आप अपनी मर्जी से आए हो या आप मम्मी पापा ने भेजा है? तो बच्चा कहता था नहीं, अपनी मर्जी से आया। तो जब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आएगा तब वो सीखने के लिए प्रेरित हो। तो सबसे पहले जरूरी है उसकी इच्छा शक्ति। उसकी अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो वो बढ़िया तरीके से सीख पाएगा। चलिए, अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया है, न उत्पाद है न प्रक्रिया है। एक उत्पाद है, प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। अधिगम क्या है? मैंने चर्चा किया था। बोलिए बोलिए। हाँ, पहला सर एक प्रक्रिया। अच्छा। हाँ, एक प्रक्रिया तो है, साथ में उत्पाद भी है। तो प्रक्रिया और उत्पादन दोनों। हाँ, प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, वो प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। जैसे मैंने कहा था कि जब प्रोसेस होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 21 दिन तक पढ़ेगा, तब जाकर के वो किसी चीज को सीख पाए, तो उसका उत्पाद बनेगा। तो प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। चलिए, चौथे पे आते हैं। किसी व्यक्ति में अधिगम होता है जीवन पर्यंत, प्रौढ़ावस्था तक ही, किशोरावस्था तक ही, बचपन तक? पहलू हाँ, वैशाली? पहला जीवन पर्यंत। वेरी गुड। जीवन, व्यक्ति में जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, गुड। पांचवा, अधिगम प्रतिफल से तात्पर्य, मतलब लर्निंग आउटकम से क्या तात्पर्य है? तो कह रहा है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु में परिमार्जन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस एकदम पहला वाला प्रश्न एकदम परिलक्षित हो रहा है कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स कहलाता है। चलिए, छठवां प्रश्न है, निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, ये तो सभी है। सीखना संकुचित है, ये नहीं। तो क्या नहीं है? सीखना संकुचित है, ये नहीं है। सीखना परिवर्तन है, परिवर्तन भी है। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण भी है, सीखना संकुचित नहीं है। तो चौथा वाला नहीं। चलिए, सातवां प्रश्न क्या है? सातवां में मिलान करना है। मिलान करने के लिए देखते हैं। कह रहा है एक सकारात्मक कक्षा संस्कृति की स्थापना, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, आकर्षण पाठ पढ़ना। तो एक सकारात्मक कक्षा संस्कृति की स्थापना, कक्षा में विश्वास और सम्मान का निर्माण करना, सकारात्मक माहौल स्थापित करना सही। रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना का मतलब छात्रों के सीखने को हाँ, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो कह रहा है
छात्रों के सीखने को निर्देशित करने के लिए उनके प्रदर्शन पर नियमित और विशिष्ट इनपुट प्रदान करना एकदम सही है। तो पहले का 1 और दूसरे का 2, तीसरे का 3 सही है। चलिए, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, रिश्तों का निर्माण, यानी जो हमारा रिलेशन बिल्ड होगा तो क्या होगा? छात्रों के बीच समुदाय और टीम वर्क की भावना को बढ़ाना, तो ये तो सहयोग हो जाएगा। तो तीसरे का ए हो जाएगा। पहला का कहा गया, व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों, शक्तियों की चुनौतियों को समझना, सही है। तो पहले का होगा बी। विभेदित निर्देशनी, जो हमारा डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन है, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों को विविध शिक्षण शैलियों को समायोजित करने करके सफलता करने का अवसर मिले, तो एकदम सही है। तो पहले का है बी, दूसरे का है सी और तीसरे का है ए। चलिए, ये भी हमारा खत्म हो गया। आज हमारा यूनिट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए, तो किसी को